यो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग लाइफ एनीमे के ऊपर। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है हारुकी, जिसने 39 साल तक एक नर्क वाली जिंदगी जी होती है, जिसका मतलब कोई बंदा 40 साल तक कैंसर की वजह से उठ ना पाए, उठ बैठ चल ना पाए तो कैसा रहेगा। ये सब देखकर गॉड को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए उसकी सोल को हेवन में भेजता है। बाकी उसने सोचा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसको हम लोग रिकारनेट कर देते हैं। गॉड ने हारुकी से कहा कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, और साथ ही गॉड ने यह भी कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगा। हारुकी बड़ा ही सीधा बंदा था, उसने गॉड से सीधे बोला कि मुझे एक फार्मिंग लाइफ जीना है, और उसने साथ ही ये भी बोला कि मुझे ऐसी जगह पे पहुंचाना जहां मुझे शांति मिल सके, मतलब पीस। गॉड ने हारुकी की बात मान ली, लेकिन गॉड को ये काफी नहीं लगा, इसलिए गॉड ने हारुकी को एक बहुत ही खतरनाक सा पावरफुल सा टूल दिया, जो कि एक फार्मिंग टूल था, और उसका नाम ऑलमाइटी टूल था। जिसके बाद गॉड अपना डंडा उठाते हैं और हारुकी को एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहाँ पे उसको फार्मिंग लाइफ एनीमे जी सके पीस से, आसानी से, शांति से। हारुकी उठ बैठ कर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो पिछले लाइफ में बिल्कुल उठ बैठ ही नहीं कर पा रहा था। हारुकी की ये नई दुनिया बहुत ही अच्छी थी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। ये देखकर हारुकी बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकता हूँ। हारुकी की ये इच्छा थी जहाँ पर कोई सिविलाइजेशन ही ना आए, मतलब कोई इंसान हो ही ना, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल अकेला हो। हारुकी के कपड़े एकदम फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि उसे गॉड ने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दिया था, जिसका यूज करके वो आसानी से फार्मिंग कर सकता है। हारुकी एक बार वो टूल को यूज करना चाहता था, पर वो सिर्फ एक ही बार चाहता था, पर वो इतना ज्यादा कर देता, उसको मजा आता है और वो बिल्कुल थक ही नहीं रहा होता। गॉड ने साथ ही साथ उसको एक हेल्दी बॉडी दी थी, जिससे वो काम करते हुए बिल्कुल थके ना। फिर उसके बाद हारुकी देखता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हारुकी फिर कुछ कान लगा के सुनने लगता है, जिससे उससे पता चलता है कि वहाँ पर जंगली जानवर थे। हारुकी को सबसे पहले इस वर्ल्ड में आने के बाद एक घर की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर थे जिससे इसको खतरा हो सकता है। उसके बाद हारुकी फिर जंगल में अपने घर की तलाश में घूमने लगता है। फिर उसको एक बहुत बड़ा सा पेड़ मिला, जिसको वो अपना घर बना सकता था। पर एक दिक्कत अभी भी थी, हारुकी को पूरे जंगल में ना तो कोई नदी ना तो कोई तालाब मिला, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हारुकी फैसला करता है कि वो खुद एक कुआं खोदेगा। उसके बाद हारुकी अपने ऑलमाइटी टूल को एक फावड़े में बदल लेता है और जमीन को तब तक खोदने लगता है जब तक उसको पानी ना मिल गया। अब पानी का जुगाड़ तो हारुकी ने कर ही लिया है। उसके बाद हारुकी वहाँ पे बहुत सारे पेड़ देखता है जहाँ पे उसको फार्मिंग के लिए दिक्कत देते, इसलिए हारुकी ने सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा पेड़ आ गया। बाकी हारुकी ने सोचा कि अपनी पिछले लाइफ का ब्रेन थोड़ा सा यूज करके उस पेड़ को गिरा देगा, लेकिन हम उसके बाद देखते हैं ऑलमाइटी टूल के एक ही अटैक से वो पेड़ कट के बिल्कुल अलग सा हो जाता है। वो पेड़ हारुकी के ऊपर बस गिरने ही वाला होता है, बाकी हारुकी उससे बच गया। हारुकी सोचता है कि रात होने वाली है, तो इसलिए उसको अपने लिए खाने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वो एक चीज पर गौर करता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी, लेकिन उसको फिर भी भूख नहीं लग रही। ये सब तो गॉड का ही कमाल था, उसने हेल्दी बॉडी दी थी हारुकी को। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुकी बहुत सारी लकड़ियां काटने लगता है, जो कि उसके घर बनाने के काम में आती। हारुकी देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये ऑलमाइटी टूल हर एक वेपन में कन्वर्ट हो सकता है, सिवाय कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल के। हारुकी ने बहुत सारी लकड़ियों को तो इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन फिर उसको एक और दिक्कत आ जाती है, जो कि लकड़ियों के साथ घर बनाने के लिए कीलों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एकदम ही वहाँ पे शाम हो जाती है और वहाँ पे अंधेरा भी होने ही वाला होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको पूरी रात अंधेरे में काटनी होगी। हारुकी सोचता है कि मुझे आग जला लेना चाहिए, बाकी उसके पास आग जलाने के लिए कुछ सामान नहीं था। हारुकी ने सोचा कि वो आग जलाने के लिए अपने टूल का यूज करेगा, बाकी वो भी कोई काम नहीं आया, क्योंकि वो अपने ऑलमाइटी टूल को माचिस की तरह यूज करेगा तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद उसने अपने हथियार को एक मैग्नीफाइंग ग्लास में बदला। हारुकी ने सोचा कि अभी जितनी भी सूरज की रोशनी आ रही है वो उससे आग जलाएगा, लेकिन जब तक हम देखते हैं कि सूरज पूरा डूब चुका था, आखिर में हारुकी ने पेड़ के अंदर ही अपना एक घर बनाया। अब हारुकी को अंधेरे में ही पूरी रात काटनी होगी। उसने ये देखा कि उसको नींद नहीं आ रही होती, तो वो अपने लिए बर्तन बना रहा होता लकड़ियों से, और वो ये भी देख रहा होता है कि वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा होता है। उसके बाद हारुकी सबसे पहले पानी चेक करता है और अपने लिए आग जलाता है
मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। जिसके बाद वो अपने ऑलमाइटी टूल से फिर जंगल काटने लगता है, लेकिन वो जितना भी काम करे वो बिल्कुल थक नहीं रहा होता है। लेकिन अब हारुकी को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी होती है, लेकिन एकदम से ही हारुकी को एक आवाज सुनाई दे रही होती है। उसने देखा कि उसके ऊपर एक रैबिट मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसके बाद हारुकी ने उसके ऊपर एक अपना हथौड़ा मार दिया होता है, जिससे वो रैबिट वहीं पे ढेर हो जाता है और रैबिट उसके लिए खाना बन जाता है। मतलब उसके खाने की टेंशन भी खत्म हो गई। अब उसने खाना खाया है तो कहीं ना कहीं तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। उसने इस दुनिया में एक टॉयलेट का इन्वेंशन किया, लेकिन फिर भी ये तो खुले में करने जैसा है बिल्कुल। हारुकी ने कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करके कुछ 4 दीवारें बनाई ताकि वो आराम से कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं हारुकी ने अपने खेती का काम करना शुरू कर दिया होता है। उसके बाद हारुकी को एक दिक्कत आने लगती है कि वो अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगाए, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी बढ़िया हैं। और यही सब सोचते सोचते हारुकी ने कुछ ज्यादा ही खेत जोत दिया होता है। उसने अपनी सब्जियों के बारे में तो बहुत सोचा होता है, बाकी उसने ये गौर करा कि उसके पास फसल उगाने के लिए बिल्कुल भी बीज नहीं थे। वो सोचता है कि वो कल जंगल से बीज ले आएगा, लेकिन अगले दिन ये देखकर हारुकी हैरान हो जाता है कि वहाँ पर खेत में पहले से ही पौधे उगने लगते हैं। उसे खुद ही पता चल जाता है कि ये ऑलमाइटी टूल का कमाल है। उसके बाद हारुकी ने अपने खेत में चारों तरफ प्रोटेक्शन बनाई ताकि कोई जंगली जानवर उसको खराब ना कर सके। हारुकी सोचता है कि इतने से तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए उसने अपने चारों तरफ गड्ढा कर लिया होता है ताकि कोई मॉन्स्टर ना आ सके। फाइनली प्रोटेक्शन का काम तो कंप्लीट हुआ। हारुकी ने ये नोटिस किया कि ये फसल बहुत जल्दी उग रही है। जो लकड़ियां बच गई थी वो देख के हारुकी ने एक अपने लिए छोटा सा घर बनाया और अपनी मॉडर्न स्किल का यूज करके उसने अपने लिए छत बनाया। और इसी तरह काम करते करते और कई दिन बीत जाते हैं और उसी दिन उसको अपने खेत के बाहर कुछ घायल भेड़िए दिखते हैं। हारुकी को वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे होते हैं। उसके बाद हारुकी उनको थोड़ा सा खाना देता है, उनकी हेल्प करता है, जो कि हारुकी ने फिलहाल ही में एक जंगली सुअर को मार कर लाया था। हारुकी को इन भेड़ियों को देखकर अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि उसको हमेशा से ही एक कुत्ता पालना था। और ये गौर करता है कि उन दोनों भेड़ियों में से एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है। और एकदम से वो फीमेल भेड़िया को पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो कुछ बच्चों को बर्थ देने वाली थी। हारुकी उनकी सुरक्षा के लिए उनको अपने घर ले आया। वो जितनी हेल्प कर सकता था उसने वो उनके लिए किया। उसके बाद वो अपने पेड़ के अंदर जाके सोने लगता है। हारुकी ने सुबह जाकर वो भेड़ियों को देखा, जिसमें हमें पता चलता है कि वो भेड़िया को 4 बच्चे हुए होते हैं। ये देखकर हारुकी उनको खाने के लिए थोड़ा मीट देता है ताकि फीमेल और उनके बच्चे दोनों ही हेल्दी रह सकें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो भेड़िए हारुकी के घर में ही रहने लगते हैं। तो हारुकी को अपने लिए एक नया घर बनाना पड़ता है, जो कि पिछले वाले से तो अच्छा और बड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुकी के जो प्लांट थे वो अब बड़े हो चुके होते हैं। अब कटाई का समय हो चुका होता है उनकी। हारुकी ने ये नोटिस किया है कि उसकी फसल भी अच्छी हुई और जो भेड़िए हैं उनके साथ वो उसको शिकार लाके भी देते थे और साथ ही साथ वो हारुकी के खेत की भी रक्षा करा करते थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो भेड़िए वहाँ पर टमाटर खा रहे होते हैं, जो कि इनको काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हारुकी के वहाँ के प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो भेड़िया भी खाने लगते हैं। हारुकी ने ये देखा कि अभी भी उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए उसने और भी फसल उगाना शुरू करे। यहाँ पता नहीं सीन किस पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में जाने की बात करती है और ये वही जंगल है जहाँ पे अपना हारुकी रहा करता है। वो आदमी उस लड़की को जाने के लिए मना भी कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए वहाँ मजा आएगा। वैसे हमें ये देख के पता चलता है कि ये दुनिया में भी इंसान सिविलाइजेशन रहती है। जिसके बाद हमें गॉड को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉड से एक और गलती हो गई। उन्होंने गलती से हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में भेज दिया, जो कि एक बहुत ही खतरनाक सा जंगल है। वो हारुकी की सोल को वापस लाना चाहते, बाकी वो नहीं ला पाते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हारुकी जिंदा है। जिसके बाद हम हारुकी को देखते हैं जो कि ऑलमाइटी वेपन के बारे में सोचने लगता है कि मुझे अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हारुकी जो सब्जी के बारे में सोचेगा वो सब्जी अपने आप आ जाएगी। उसने आलू के बारे में सोचा, बैगन के बारे में सोचा, वो सब्जी उसके सामने आ गई। वेल सब्जी नहीं, उनके पौधे आए। ओके, हारुकी ने एक चीज को नोटिस किया, जो उसके टूल से सब्जियां उगाई हुई होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हारुकी ने गॉड के सम्मान के लिए 2 मूर्तियां बनाई। जिसके बाद हम देखते हैं हारुकी खाना बनाने लगता है, लेकिन हारुकी के पास कोई नमक वगैरह नहीं होता। नमक मसाले के बिना वो खाना खा रहा होता है, उसको बड़ा बेस्वाद लगता है।
इसलिए उसने कुछ स्वाद के लिए वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह उगाए। फिर हारुकी कुछ समय बाद देखता है कि भेड़ियों के सर पे कुछ सींग उग रहे होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये भेड़िए काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं हारुकी की। इन भेड़ियों के पास एक एबिलिटी होती है जिससे वो कभी खो नहीं सकते, जिस वजह से ये भेड़ियों ने हारुकी को पानी की तरफ ले गए होते हैं और उसे अधिक मात्रा में पानी का सोर्स मिल गया होता है। लेकिन हारुकी सोचने लगता है कि वो पानी को अपने खेत तक कैसे पहुंचाएगा, लेकिन हारुकी अपने ब्रेन में एक डायग्राम बनाने लगता है कि वो पानी इस तरीके से ला सकता है, एक पाइप के द्वारा। उसके बाद हारुकी अपने खेत को देखने लगता है कि अभी तो खेत में भी बहुत काम है और उसी के साथ उसे रोड के आने जाने वाले रास्ते को भी बेहतर करना होगा क्योंकि वहाँ बहुत गड्ढे थे। उसके बाद हम हारुकी के खेत को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे फसल उग चुके होते हैं। फिर भी उसने सोचा कि अब मुझे अपने खेत में नई तरीके की सब्जी उगाना चाहिए, जैसे कि गन्ने और गेहूं और भी तरह तरह की चीजें। लेकिन ऐसा क्यों होता है जब सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं? क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला होता है। सर्दियाँ बहुत दिक्कत देती है खाने के लिए, ताकि वो अपना खाना कहाँ पे स्टोर करे। अगर वो अपना खाना स्टोर नहीं करेगा नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएगा, जिस वजह से सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। और वो ये भी सोचता है कि वो ठंड में अपनी खेती कैसे करेगा। हारुकी ने उसके बाद ये देखा कि उसके पास ठंड के लिए कोई कपड़ा नहीं है, बाकी उसने रैबिट मॉन्स्टर की स्किन के बारे में सोचा, बाकी वो बहुत बदबूदार है इसलिए वो उसमें नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हारुकी का माय डियर फ्रेंड मीन्स भेड़िया अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आया होता है जिसका नाम है मक्कड़ बादशाह। मक्कड़ बादशाह को कपड़े बनाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पाइडर आजकल हारुकी के वही बड़े पेड़ पर रहता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि उसे हारुकी के खेत के आलू बहुत पसंद है। हमारे मक्कड़ बादशाह का आलू की वजह से हारुकी ने बहुत फायदा उठाया और जैसा कि गर्म कपड़े और पर्दे और घर के बेडशीट पिलो वगैरह वही बना के दिया करता था। एकदम से उसको एहसास होने लगा कि उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हारुकी उसका फायदा उठाकर मजे की जिंदगी जी रहा है। मक्कड़ बादशाह ने इसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि वो उससे पेड़ से नीचे नहीं आएगा और वो इसे हाइबरनेशन कहता था। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सारे जानवर पूरी सर्दी सो के ही निकाल देते हैं। और आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि ये सब जानवर बिना खाना पिए खाए तो कैसे रह लेते हैं? हाइबरनेशन में उस जानवर की शारीरिक शक्ति का यूज ना के बराबर होता है और जिंदा रहने के लिए उनका शरीर उनके ऊपर लगे फैट को ही खाता है। उसके बाद हमें हारुकी को दिखाया जाता है। हारुकी का टाइम बहुत बढ़िया चल रहा होता है। उसको उसकी पीसफुल लाइफ में किसी चीज की कमी लग रही होती है। हारुकी को बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, इसलिए उसको किसी साथी की जरूरत होती है। खैर अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है जब घर मिया वापस आ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं हारुकी के कुत्ते के बच्चे भी अब बहुत बड़े हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो लोग सफर पे गए और अपने पार्टनर के साथ लौटे। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि मक्कड़ बादशाह ने भी बच्चे दे दिए होते हैं। इन्होंने तो हारुकी के घर को आश्रम बना दिया था। ये लोग तो हारुकी के सिंगल होने पर जख्म छिड़क रहे थे, बस हारुकी इन एनिमल्स के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। खैर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि जब हमारा हारुकी खेत में काम कर रहा होता है, एकदम से हमारे मक्कड़ बादशाह ने खतरे की घंटी बजा दी होती है। उसके बाद हारुकी जंगल में जाकर देखा तो उसके बाद उसे वहाँ पर एक लड़की दिखी जो कि बहुत घायल दिख रही थी, जो कि हारुकी से हेल्प मांग रही थी। लेकिन हारुकी के फालतू भेड़िए उसे देखकर घुर्रा रहे थे। हारुकी ने उन भेड़ियों को रोका और जैसे ही हारुकी उस लड़की की मदद करने गया, वो लड़की ने उसके ऊपर बिल्कुल झपट्टा सा मार दिया और वो उसका खून पीने लगी और एकदम से ही ट्रांसफॉर्म होने लगी, जिसे देखकर हमारे भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने उसके मास्टर का खून कैसे पिया। तो उन्होंने उस लड़की को पेल दिया। वो लड़की वापस ही अपने पिछले रूप में आ गई थी। उसके बाद हारुकी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई, यहाँ पे क्या हो रहा था? लड़की बोलती है कि वो एक वैम्पायर है और उसे रिकवर करने के लिए किसी इंसान के खून की जरूरत होती है। इस खतरनाक जंगल में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था और ये लड़की कहती है कि खुद को बचाने के लिए इसने अपने पूरी बॉडी की पावर खत्म कर दी। हारुकी उसकी बात को समझता है और बोलता है कि चलो तुम मेरा खून पी सकती हो। हारुकी ने ये चीज नोटिस करा कि वो अपने पिछले रूप में तो आ गई, बाकी वो पहले जितनी बड़ी नहीं हुई थी जैसे पहले हुई थी। इसके बाद वो लड़की बताती है कि वो अगर हारुकी का ज्यादा खून पिएगी तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। उसके बाद हारुकी कहता है कि तुम्हें जितने खून की जरूरत है तुम उतना खून पी सकती हो। दरअसल इस लड़की ने जब हारुकी का खून पिया था तो हारुकी को जरा सा भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ होता, क्योंकि गॉड ने हारुकी को बहुत हेल्दी बॉडी दी थी। हारुकी उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाता है। वो लड़की जंगल के बीच में इतना खूबसूरत खेत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और उसने हारुकी के खेत के फल फ्रूट्स भी ट्राई करे जो कि उसको बहुत टेस्टी लगे और बोलती है कि मैंने इससे टेस्टी फ्रूट्स कभी टेस्ट नहीं करे। और ये सुनकर हारुकी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये इस दुनिया की बात हो या उस दुनिया की, ये पहली बार था हारुकी के साथ कि किसी ने उसकी तारीफ करी हो और उसके साथ इन दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया। उस लड़की को हारुकी के साथ काफी मजा आ रहा था और ये देख
देखकर हारुकी हैरान हो गया था कि उस लड़की को मैजिक यूज करना आता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम लू है और वो मेडिकल प्लांट्स पर रिसर्च कर रही है। इसी के चलते वो इस फॉरेस्ट में आई थी, लेकिन इसे कुछ नॉबल्स ने देख लिया था और उनसे बचते हुए इसकी ये हालत हो गई थी। वैसे वो लड़की हारुकी को बताती है कि तो तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ये बताती है कि तुम्हारा जो वेपन है वो किसी हथियार से कम नहीं। खैर, आज का दिन इन दोनों के लिए सरप्राइजेस से भरा रहा, लेकिन अब लू को यहाँ से जाना होगा। हारुकी रियलाइज करता है कि आखिर आज उसने कुछ ना कहा तो उसको सिंगल ही रहना पड़ेगा। उसके बाद हारुकी लू को यहाँ पे रुकने के लिए कहता है। लू मान भी जाती है कि वो अपने रिसर्च के लिए यहाँ कुछ दिन रुकेगी, लेकिन हारुकी चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। अचानक ऐसी बातें सुनकर लू शर्माने लगी थी। लू हारुकी को समझाने लगती है कि वो एक वैम्पायर है और नोबल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हारुकी कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हारुकी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है, इसलिए वो लोगों से अलग रहना चाहता था, लेकिन अब उसको रियलाइज हो रहा है कि वो अकेला नहीं रह पाएगा। लू कहती है ठीक है, मैं यहाँ रुक जाऊंगी, लेकिन वो हारुकी के एकदम प्रपोज करने से वो बिल्कुल शर्मा सी गई थी। और हमारा भोला भाला हारुकी को अब जाके रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोल दिया था। हारुकी उसको समझाने लगता है कि उसके बात का वो मतलब नहीं था। उसके बाद लू को गुस्सा आने लगता है और कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हारुकी उसके बाद उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ। लू सुनकर कहती है ठीक है, मैं यहीं रुक जाऊंगी। अब यही खुशी देखकर हारुकी लू से चिपकने लगता है। अब हारुकी के दिन बदलने लगे थे। उसे कोई मिल गया था जो उसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहे। हारुकी लू को बताता है कि वो उसके विलेज की पहली पर्सन है। हारुकी की ये जगह अभी तो कोई विलेज नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपना गांव बसाना चाहता है। तभी हारुकी का भेड़िया घुर्राने लगता है और वो उसे रियलाइज करवा रहा था कि वो उसके गांव का पहला मेंबर है और अगर इसी तरह से गिना जाए तो लू 38 पर्सन है। हारुकी की बात सुनकर लू हंसने लग जाती है। वैसे लू ये चाहती है कि यहाँ पे मेडिकल हर्ब्स को भी उगाया जाए और ये ऑलमाइटी टूल के साथ काफी आसान था। के बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई होती है और वो कहती है कि मुझे भी फॉरेस्ट ऑफ द डेथ जाना है। वो आदमी उस लड़की को भी एडवाइस देता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन ये लड़की को देख के ऐसा तो नहीं लगता ये लड़की उसकी बात मानने वाली है। खैर, जब से लू हारुकी की जिंदगी में आई है उसने हारुकी की जिंदगी को आसान कर दिया है, यहाँ तक कि उसने नमक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। असल में तो यहाँ नमक पहले से ही मौजूद था, बाकी सिर्फ इसको डिसॉल्व करने की बारी थी। यहाँ आने के बाद लू ने काफी ज्यादा चीजें हारुकी को सिखाई और ऐसे ही यहाँ पर उनके दिन अच्छे चल रहे थे। एक दिन हमारा मक्कड़ बादशाह अचानक से ही खतरे की घंटी बजाने लगता है। लू और हारुकी दोनों ही भागते वहाँ पर जाके देखने लगे कि और देखे कि हारुकी के फालतू ने आज एक और लड़की को पकड़ लिया था। उसके बाद हारुकी ने उस लड़की की हेल्प करी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लड़की भी मैजिक यूज कर सकती है और ये एक एंजल है। उसके बाद हम अचानक देखते हैं कि लू वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। जब एंजल ने लू को देखा तो वो चिल्ला पड़ी। ये बात उन भेड़िए को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो फिर से उस एंजल के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद हारुकी ने उस एंजल को बचाया और अपने घर में लेके चला गया। उसके बाद हमें पता चलता है कि हारुकी के डॉग्स पर मैजिक काम नहीं करता, वैसे ही वुल्फ है और वो स्मेल्स को भी अच्छे से डॉज कर लेते हैं, जिसके जीते जागते गवाह ये एंजल और ड्रैकुला है। वैसे उसके बाद ये एंजल लू से पूछती है कि आदमी कौन है। उसके बाद लू थोड़ा शर्माती है और धीरे से कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है। ये बात सुनकर वो एंजल एकदम हैरान हो गई। हारुकी ने भी हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ। उसके बाद ये एंजल अपना नाम टिया बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो एक वॉरियर है और यही वो नोबल है जो कि हमारी ड्रैकुला के पीछे पड़ी थी। उसके बाद हमारी एंजल कहती है कि ये ड्रैकुला ने एक पूरे के पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। लू कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और साथ ही लू ये भी कहती है कि वो लोग मुझसे ड्रग्स और मेडिसिन बनवाया करते थे। उसके बाद हमारी एंजल सब कुछ सच सच बताती है। ड्रैकुला रात भर कुछ बैठ के रिसर्च करती रहती है और बहुत ही अजीब तरीके की मेडिसिन बनाती है और उसके रिसर्च के दौरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती है। लू उस एंजल को यहीं रुकने के लिए कहती है और उसने इस एंजल को अपना पूरा का पूरा खेत दिखाया। हमारी एंजल उस मक्कड़ बादशाह को देख के हैरान हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। ऐसे अब फसल काटने का वक्त हो चुका था और ये लोग अपने ही मेहमान से खेती बाड़ी करवा रहे थे। उन्होंने शाम होते होते अपना पूरा काम कर लिया और एंजल को हमारे हारुकी के वहाँ के फ्रूट्स बहुत पसंद आए और एंजल ने कहा कि खेती बाड़ी का काम भी बहुत मज़ेदार होता है। और ये बात सुनने के बाद हमारी लू टिया को यहीं पे रोकने की कोशिश करती है। अब हमारी एंजल ये सब बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई थी कि उसे रुकना चाहिए कि जाना चाहिए, लेकिन वो एंजल फाइनली डिसाइड कर लेती कि उसे यहीं पे रहना है और हमारे छोटे विलेज को बेहतर करने में और हेल्प करोगी। अब एंजल ने भी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। वैसे इस एंजल का नाम टिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद ये लोग अपनी खेती बाड़ी की बात करना शुरू कर देते हैं और हारुकी बोलता है कि हमें
और भी स्ट्रॉबेरी यहाँ पे उगाना चाहिए। उसके बाद हारुकी कहता है कि हमें और बड़ा करना पड़ेगा हमारे खेत को। उसके बाद हमारा हारुकी देखता है कि भेड़ियों की फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। उसके बाद हमारे मक्कड़ बादशाह के बच्चे भी सफ़र पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे और वो लोग उड़ भी जाते हैं और वो लोग बहुत ही जल्दी लौट के आएंगे। हारुकी ने अपने डॉग्स के लिए एक अलग से डॉग एरिया बनाने का सोचा। एकदम से हमारी एंजल कहती है कि उसे कहीं काम से जाना है और वो जल्दी लौटेगी। हारुकी को लगता है कि टिया यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है। हमारी एंजल ने कहा कि वो जल्दी यहाँ लौट आएगी। उसके बाद 2 दिन बीत चुके थे, फिर भी हमारी एंजल लौट कर नहीं आई। हारुकी ये सब देख के थोड़ा हैरान था। बाकी एक दिन टिया वापस लौट आई और वो भी कुछ अपने दोस्तों को लेकर, और हमारे एंजल की फ्रेंड्स भी आज से यहीं पे ही रहने वाली हैं। उसके बाद हमारी टिया बताती है कि इन एल्फ की प्रजाति ह्यूमन वॉर में ख़त्म हो चुकी है और तब से ये लोग बहुत ही कम बचे हैं और पता नहीं कितने टाइम से ये लोग कहीं पे भी भटक रहे हैं। और इनमें से ही उनकी लीडर बोलती है कि अगर हमारे पास कोई घर नहीं होगा तो हम हमारी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वेल मैं आपको ये बता दूं, इन एल्फ की एज 300 से 400 के बीच में है। हारुकी इन सब की मजबूरी को देखकर उनको यहाँ पे रहने के लिए कह देता है, हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। उसके बाद एकदम से वहाँ पर हमारा मक्कड़ बादशाह आ जाता है और वो लोग बेहोश हो जाती है उसे देखकर। उसके बाद हारुकी सोचता है कि हमें एक काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे हम सब रह सकें, और सच में ये लोग इस खेत को विलेज बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। इन्होंने लकड़ियों से सबसे पहले अपने लिए टॉयलेट्स बनाए, उसके बाद लकड़ियों से थोड़ा बड़ा घर बनाने के लिए अपना काम शुरू करा। हारुकी ने एक ही बार में एक पेड़ को काट दिया, जिसे देखकर ये एल्फ तो हैरान हो गई। वैसे हमें ये बताया जाता है कि इस दुनिया के पेड़ लोहे जैसे मजबूत हैं। वैसे ये एल्फ हारुकी से बेहतर कंस्ट्रक्शन का काम जानती हैं। हमारे हारुकी का काम तो बस लिया के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना था, और ये एल्फ के लीडर का नाम ही लिया है। कुछ देर बाद उन एल्फ्स ने अपना बड़ा सा घर बना दिया था। सब बात करते हैं ये हारुकी की झोपड़ी से तो बहुत बेहतर है। हारुकी को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसने बहुत मेहनत से अपने लिए झोपड़ी बनाई थी। इस घर के एंट्रेंस के सामने एक काफी बड़ा लिविंग रूम था। वहीं पर एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे सभी लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद हमें सेकंड फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के लिए अलग अलग रूम मौजूद है। हारुकी सोचता है कि काश ये जगह सभी के लिए पीसफुल जगह बन सके। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ को भी खेती बाड़ी के काम में काफी मजा आ रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि एल्फ फायर मैजिक का यूज करना जानती हैं और साथ ही वो लोग मीट भी खाते हैं। हारुकी को ये सुनकर काफी ज्यादा हैरानी हुई। उससे ये लगा एल्फ प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और अगर वो लोग मीट खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उसके बाद लिया बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर हम लोग ऐसे होते तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। खैर ये बात बदल कर लिया कहती है कि हम लोग लोहार का काम भी कर सकते हैं। हारुकी को अब तक ये लग रहा था कि इस दुनिया में डॉल्फ्स होते होंगे जो लोहार का काम संभालते होंगे। उन एल्फ्स ने मिलकर एक भट्टी तैयार की और एक कढ़ाई बनाई। क्या बोलती है कि तकदीर वक्त के साथ सब कुछ सिखा देती है। अगर तुम 200 से 300 साल बिना घर के इधर उधर भटक रहे हो तो लिया कहती है कि वो लोग सब कुछ कर सकते हैं सिवाय सेटल होना और रिप्रोड्यूस करना। हारुकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो मैं संभाल लूंगा। वैसे मैं आपको ये बता दूं, हारुकी के कहने का मतलब सिर्फ सेटल होना था। हमारा हारुकी तो बहुत सीधा साधा है, उसने दूसरी बात के ऊपर तो ध्यान भी नहीं दिया था। खैर वक्त के साथ इन्होंने ब्रेड बनाने का तरीका भी ढूंढ लिया था और हारुकी ये भी सोच रहा है कि उसे गेहूं की फसल को और भी बढ़ा देना चाहिए। खैर थोड़ी देर बाद हारुकी के मन में एक सवाल आता है कि इस जगह का कोई मालिक तो नहीं है। हारुकी ये बात लिया से पूछता है कि इस जगह का कोई मालिक तो नहीं है। लिया कहती है नहीं, इस जंगल का कोई मालिक नहीं है, तो टेक्निकली हम इस जगह के मालिक हो क्योंकि हमने यहाँ पे अपना विलेज बनाया है। वैसे हमारी ड्रैकुला कहती है कि ये जगह डीमन लॉर्ड को बिलोंग करती है। अब ये बात सुनकर हारुकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लू पूछती है ये जगह बनाने के लिए तुम्हारी किसी ने मदद करी थी, लेकिन हारुकी मना कर देता है। तो फिर हमारी ड्रैकुला कहती है तो टेक्निकली ये जगह हमारी हुई। उसके बाद हम इन तीनों लड़कियों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। ये तीनों हारुकी के बारे में बात कर रहे थे। इनका कहना था कि हारुकी काफी ज्यादा अजीब है, उसने यहाँ डीमन वुल्फ और डीमन स्पाइडर को टेम किया हुआ है। उसके बाद हमारी लिया भी कहती है कि वो एल्फ के बारे में काफी अजीब बातें कर रहा था। खैर ये लोग उस बातों पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं और यहाँ हम हारुकी को देखते हैं जिसे अचानक यहाँ कुछ याद आया कि उसे तो झरने का पानी अपने खेत तक लाना है। तभी हारुकी अपने काम से जा ही रहा होता है, तभी हमारा मक्कड़ बादशाह उसे एक मधुमक्खी दिखाता है। वैसे हमारा मक्कड़ बादशाह उस मधुमक्खी को खाने नहीं वाला था। हमारे हारुकी ने उस मधुमक्खी को ध्यान से देखा कि ये क्वीन भी है और ये एहसास किया है कि ये मधुमक्खी काफी परेशानी में है। हारुकी ने उस मधुमक्खी के लिए एक घर बनाया और 10-15 दिनों में ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बन के निकल आया। तो इसका मतलब अब शहद का इंतजाम भी हो चुका था और वो सोचता है कि उसे गार्डन भी बना देना चाहिए ताकि ये मधुमक्खी को दूर न जाना पड़े शहद के लिए। जब हारुकी ये सब सोच ही रहा था तो उससे मिलने के लिए यहाँ पे टिया आती है और इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देख के वो एकदम डर जाती है और वहाँ से डर के उड़ जाती
जाती है। और वैसे ये 10 दिनों में हारुकी ने एक बहुत ही गहरा कुआं बना लिया था जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाएगा। उसने ये प्लान लिया को भी बताया। हारुकी पानी के रास्ते को पत्थर से बनाने की सोच रहा था और इनके सामने एक और दिक्कत निकल के आती है कि इस जंगल में इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थर लाना थोड़ा मुश्किल है और ये लोग सोचते हैं कि वो लकड़ियों से बनाएंगे तो फिर पानी लीक होने का बहुत ज्यादा डर रहेगा। इन सारी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमारे हारुकी के दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। उसने ऑलमाइटी टूल से मिट्टी को एक ऐसा शेप दिया कि वो एक कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत हो। उन्होंने वाटरवे को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन का भी यूज किया और हारुकी की मेहनत और एल्फ की मदद से ये काम बहुत ही जल्दी हो पाया। इन्होंने ये काम तो फिनिश कर दिया और इनकी रोज झरने से पानी लाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हारुकी देखता है कि यहाँ पे पानी के साथ साथ तो मछलियाँ भी आ गई। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ी मछली आ जाती है जिसने हारुकी पे एकदम हमला कर ही दिया था, लेकिन हारुकी ने अपने ऑलमाइटी टूल की हेल्प से उस मछली को काट दिया। उसके बाद मस्त आग वाग जला के उसको पकाने लगता है। वैसे ये फिश एकदम से रोने लग जाती है मरी हुई होने के बाद भी। वैसे ये फिश फॉरेस्ट ऑफ द डेड से है जिसे देखकर लू और टिया काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं इसे इन्हें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हारुकी को तो अपना बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आया था और इसे ही देख सभी लोग खाने लग गए जिससे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। अब इनके पास पानी की भी बढ़िया सप्लाई आ चुकी थी। तो उसके बाद अब इन्होंने चावल की भी फसल उगाना शुरू करा। टिया और ये लोग ना तो चावल की खेती बाड़ी के बारे में कुछ जानते थे। हारुकी ने इन सबको बताया कि चावल की खेती इस तरह से करी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑलमाइटी टूल की मैजिक की वजह से ये फसल बहुत ज्यादा जल्दी उग भी जाती है और अब वक्त आ भी चुका था कि इनको अब काट के सुखाया जाए। तभी इन सारी एल्फ ने इन फसल को एक झटके में काट दिया। उसके बाद इन लोगों ने इस फसल को सूखने के लिए रखा। ये सब हारुकी ने अपनी दुनिया में एक फेमस आइडल को करते हुए देखा था, एक फेमस सेलिब्रिटी वगैरह ऐसा ही कुछ, और वहीं से टीवी देखते देखते हारुकी ने ये सब सीख लिया। और अब इनको साफ करने और इनके छिलके उतारने के बाद अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। कुकर तो इन्होंने बना ही लिया था, अब इनको जरूरत थी तो आग की। हमारी लू भी फायर मैजिक यूज करना जानती थी। वो तो बस पूरे चावल को जलाने ही वाली थी, लेकिन हमारे हारुकी ने उसको रोका और कहा कि हमें तो सिर्फ थोड़े से आग की ही जरूरत है। और कुछ ही देर में वो चावल बन के रेडी हो जाते, लेकिन हारुकी वो चावल को किसी को खाने नहीं देता क्योंकि वो उससे राइस बॉल बनाने वाला था। और कुछ ही मिनटों में वो राइस बॉल बन के तैयार भी हो जाते हैं और सब लोग राइस बॉल खाने लगते हैं और सबको ये काफी टेस्टी लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुकी के लिए कुछ भी बचा ही नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपने खेत में बढ़िया से काम भी कर रहे थे। उसके बाद हमारा हारुकी सोचता है कि लू और टिया ये सब मैजिक यूज करना जानते थे और ये लोग खुद को मैजिक से साफ कर लिया करते थे और हमारे हारुकी को खुद को बहुत साफ करना पड़ता था, नहाना पड़ता था, पोछना पड़ता था। और ये सुनकर उन्होंने सोचा कि एक हमें बाथरूम बनाना चाहिए नहाने के लिए। और ये सब देखकर ये लोग हारुकी की जिद पे वैसा बाथरूम बनाने लगते हैं कि जैसा हारुकी ने कहा था। पहले लकड़ियों से सब करा, फिर हमारे पानी को गर्म करने के लिए उन्होंने पत्थर कंक्रीट्स का यूज करा और नहाने के लिए एक टब बनाया जहाँ पे ये लोग लेट के आराम से नहा पाएंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी एक समस्या बाकी थी और बाथरूम की गंदगी को हम लोग कहाँ पे साफ करेंगे। हम लोग बाथरूम का गंदा पानी तो नदी में तो छोड़ नहीं सकते। इसका आंसर टिया के पास था। हम लोग बाथरूम में स्लाइम्स को छोड़ सकते हैं, वो लोग गंदगी को साफ करते हैं। स्लाइम्स ये होते हैं जो कि गंदगी को खाते हैं और चीजें साफ कर देते हैं। लेकिन हारुकी ने तो अपनी दुनिया में स्लाइम्स के बारे में कुछ अलग ही सुना था। स्लाइम्स देखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन वो रियल में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो हमेशा नए एडवेंचरर्स को टारगेट करते हैं और नए एडवेंचर्स की डेथ भी ज़्यादातर स्लाइम्स की वजह से ही होती है। ये सब बातें तो हारुकी ने अपनी दुनिया में सुनी थी। टिया बताती है कि तुमने गलत किताब पढ़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हारुकी ने कुछ स्लाइम्स को खेत में छोड़ दिया था लेकिन टिया ने कुछ स्लाइम्स को बाथरूम में छोड़ दिया था। अब उनके ऊपर है वो लोग कैसे भी साफ करे वो सबको। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पानी गर्म करने के बाद नहाया कैसे जाता है। लेकिन हारुकी की बोली बात उन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। लेकिन हारुकी को तो बहुत मजे आने वाले थे। उसने कपड़े उतारे और साथ ही बोलता है कि कपड़े ऐसे उतारे जाते हैं और पानी ऐसे डाला जाता है और अपने आप को ऐसे पोंछा जाता है, फिर उसके बाद ऐसे नहाया जाता है। सारी लड़कियां ये देखकर एक्साइटेड हो गई थी। उन्होंने ऐसे ही पानी में डुबकी मार ली थी हारुकी के साथ और उन्होंने हारुकी को वहां से निकलने भी नहीं दिया। हारुकी वहां पे बहुत ज्यादा शर्माने
सुनाने लगता है और बोलता है कि मुझे मेरे लिए अलग ही बाथरूम बनाना पड़ेगा। और सभी लड़कियां हारुकी को मना कर देती हैं कि हम लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, लड़कों को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हारुकी कहता है चलो ठीक है भाई, अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हारुकी ने मशरूम उगाने का तरीका भी ढूंढ लिया होता है और उसके कुछ देर बाद हमारा हारुकी का फालतू कुछ 5 नई एल्फ को लेके आ चुका था। लिया ने बताया कि ये लोग पहले उनके ही गांव में रहा करते थे, लेकिन गांव तबाह होने के बाद ये सब लोग अलग अलग हो गए और आज ही एक दूसरे को देख रहे हैं। अब इन 5 और एल्फ के लिए भी घर का इंतजाम करना था और इसी बहाने वो लोग हारुकी के घर को भी बेहतर करने वाले थे। हारुकी को तो मजे ही आ रहे थे क्योंकि उसके पास नींद से ज्यादा तो तकिए हो गए थे। ये सब होता देख हमारे हारुकी के फालतू तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो अपनी सैड स्टोरी सुनाने लगता है कि उसका नाम कुरु है और उसे ये नाम हारुकी ने ही दिया है। और कुरु बताता है उसके मास्टर से मिलने से पहले उसका कोई मास्टर नहीं था और वो जंगल में बंजारों की तरह इधर उधर घूमता फिरता रहता था, पूरे जंगल का राजा बना फिरता था और अपने आप को जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था और ये अपनी अकड़ में रहता था। लेकिन एक दिन ये एक लड़की से पिट गया और इसका घमंड चूर चूर हो गया और उसे इस लड़की ने एक गुलाम की तरह रखा और जब भी उसको कुछ जरूरत पड़ती वो अपना काम इससे करवा लिया और करती। एक और दिन आया जब इन दोनों का घमंड टूटा। एक मॉन्स्टर बियर ने इन दोनों को पछाड़ दिया था। ये दोनों इतनी गंदी तरीके से पीटे, उस बियर को भी रहम आ गया था और वो इन दोनों को छोड़ के ऐसे ही चला गया था। और ऐसे ही बुरी हालत में इनकी मुलाकात एक चोमू से हुई और वो और कोई नहीं हमारा हारुकी था। उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। कुरो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हारुकी पर, लेकिन हारुकी के वेपन से बहुत ही ताकतवर मैजिक का स्मेल निकल के आ रहा था, इसलिए वो उस पर अटैक नहीं करता और साथ ही वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और यही सब देखकर ये लोग हारुकी के वफादार हैं। और कुरो का एक ऐसा सच है कि उन्होंने अभी तक हारुकी को नहीं बताया कि वो लोग एक बहुत खतरनाक वुल्फ है और इन्हें इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है। हमारे कुरो की बात यहीं पे खत्म होती है। उसके बाद हमें इन लोगों का नया घर दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा बंगले टाइप पे होता है। इस बड़े से घर के बीच में एक काफी बड़ा मेन हॉल था जहाँ पे सभी लोग आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना वाना खा सकते हैं। हमें एक एक करके पूरा घर दिखाया जाता है और बोला जाता है कि किचन इस जगह पर है और बेसमेंट में भी काफी जगह थी और लू और टिया को अपना अपना कमरा काफी ज्यादा पसंद आता है। हारुकी को वहाँ एक रूम मिला जिस पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर डबल बेड रखा हुआ था। हारुकी ने ये देखकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वो सोचा वो ऐसे प्रिडिक्ट करेगा जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। टिया हारुकी से पूछती है अगर तुम्हें इस घर में कुछ भी चेंजेस करवाना हो तो हमें बोल देना, हम इस घर के थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे जैसे तुम बोलोगे। उसके बाद वहाँ पर हमारा हारुकी आ जाता है। उसने मेन गेट के पास 2 मूर्ति लगा दी होती है वुल्फ की। आज सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी इसलिए सब लोग हारुकी से पूछने आए थे कि आज खाने में क्या बनेगा। तो आज हारुकी का प्लान था करी बनाने का। उसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों को करी के बारे में कुछ नहीं पता। हारुकी बोलता है करी बनाना बहुत आसान है लेकिन करी को बेहतर रूप देना बिल्कुल आसान काम नहीं। उसके बाद हारुकी ने करी के इंग्रेडिएंट्स बताया, बाकी उन लोगों को कुछ समझ आया नहीं। हारुकी इन लोगों को अपने खेत में लेकर आ जाता है और इन दोनों ने बोला कि हमने ऐसी फसलें कभी नहीं देखी क्योंकि इस जगह का ऐसा क्लाइमेट नहीं है कि यहाँ पे ऐसी वेजिटेबल्स उग पाए। बाकी ऑल माइटी टूल की वेपन की वजह से यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सारा सामान उग सकता है, भले कोई सी भी चीज़ हो। उसके बाद हारुकी ने सबको जीरा दिखाया और हल्दी का पौधा भी, लेकिन हल्दी सूखने के बाद ही काम में आ पाएगी। हारुकी हल्दी का काम तो उन दोनों पर ही छोड़ देता है। उन्होंने वहाँ पे कई सारे वेजिटेबल्स को इकट्ठा करा जहाँ पर धनिया भी था। हमारे वुल्फ भी वो धनिया को देख कर पता नहीं क्यों डर के भाग जाते हैं। हारुकी को करी बनाते हुए देख टिया और लू बिल्कुल सदमे में चली जाती हैं। हारुकी ने यहाँ पे टोटल इंग्रेडिएंट्स जमा कर ही लिए थे लेकिन वो देखता है उसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ एक लिया ही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि लू और टिया किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। उन दोनों को भूल कर ये दोनों अकेले ही काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने आग जलाई, फिर तेल को गर्म करा, फिर मसाले कूटे, उसके बाद थोड़ा जीरा वीरा को भी उन्होंने भूना और सब्जी के तैयार होने के बाद मसालों को उन पे डाल दिया जाता है बिल्कुल सही मात्रा में। उसके बाद इस खुशबू ने सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। हर कोई करी के बनने का इंतजार कर रहा था और लिया के मुंह में तो पानी आने लगता है ये बनता हुआ देख के ही। सिर्फ हारुकी को कुछ तो याद आता है, बाकी वो बोल रहा है बाकी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा इसमें क्या हम कम डाल रहे हैं। उसके बाद हारुकी को याद आया कि उसने नान तो बनाया ही नहीं, नान वही रोटी टाइप पे रहता है। वो करी बनाने में इतना ज़्यादा फोकस
फोकस कर रहा था वो नान के बारे में तो भूल ही गया। हारुकी को ये बात अच्छे से पता थी, अगर सिर्फ हमने सब्जी बना ली उसके साथ और नान नहीं बनाई तो फिर सब्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और किसी का पेट भी नहीं भरेगा। हारुकी को एक साथ काफी ज्यादा नान बनानी पड़ेगी। हारुकी ने बिना कुछ टाइम वेस्ट करे नान बनाना शुरू कर दिया। दूसरे ही सीन में हम लू और टिया को देखते हैं जो कि धनिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन तक भी नान की खुशबू आने लगती है। शाम तक काम खत्म हो चुका था और करी और नान दोनों ही बनकर तैयार हो चुके थे, लेकिन पता नहीं कोई भी उन्हें खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा है हारुकी ने जहर मिलाया इसमें भाई। वैसे ही इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए इनको पता नहीं कि इसे कैसे खाया जाता है। इनको खाने का तो बहुत मन करता है, बाकी ये लोग खा नहीं रहते। सब पहले हारुकी का इंतजार करते हैं, देखते हैं हारुकी कैसे खाता है। ये लोग खुद को बहुत देर से रोक के बैठे हुए थे। इसके बाद हमें दिखा जाता है कि सबसे पहली बाइट हारुकी लेता है और बताता है कि ऐसे ऐसे खाया जाता है। फिर सब धीरे धीरे करके सब लोग खाने लगते हैं। हारुकी थोड़े जोर से बोलता है अगर जिसको भी करी पसंद नहीं आया तो वो छोड़ सकता है, लेकिन ये सब लोग तो फिर से करी लेने के लिए लाइन में लग गए थे। अब हारुकी को अपने लिए चिंता होने लगती है कि उसके लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद हमारी लू भी वुल्फ को करी खाने के लिए देती है, लेकिन करी में धनिया होने के कारण वो वुल्फ भी वहाँ से भाग जाते हैं। आखिर में हारुकी ने जो सोचा था वही हुआ, करी बिल्कुल भी बची नहीं, लेकिन वो फिर भी खुश था क्योंकि उसको करी का सिरवा मिल चुका था। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्दी का मौसम वापस आ रहा है और स्नोफॉल होने से पहले हारुकी ने सर्दी की तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दिया था। उसने सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। उसके बाद हमारे हारुकी ने मक्कड़ बादशाह से कंबल के बदले आलू दे दिया होता है। लू और टिया आगे के लिए फूड स्टोर कर रही थी और साथ ही पेट्स के लिए भी कर रही थी क्योंकि ये लोग सर्दियों में शिकार नहीं कर पाएंगे। एल्फ भी सर्दियों के लिए कुछ बना रही थी। हारुकी ने भी वेजिटेबल्स को सर्दियों के लिए बिल्कुल सेव कर दिया था और एक कपड़े से ढक दिया था जो कि स्नोफॉल होने के बाद वो बिल्कुल फ्रीजर जैसा काम करेगा। लू और टिया को मैजिक यूज करता हुआ देख हारुकी को भी मैजिक यूज करने का मन करता है। वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। हारुकी लू से पूछने जाता है कि सबसे आसान मैजिक कौन सा होता है। फिर हमारी लू ने बताया कि इग्निशन मैजिक सबसे आसान होता है, लेकिन उसके अंदर मैजिक ना होने की वजह से वो ये भी नहीं कर पाएगा। वो उससे कहता है कि उसने टिया की तरह गोलम बनाने की भी कोशिश करी थी पर वो भी उससे नहीं बना। लू ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि गोलम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद भी वो मैजिक यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर हारुकी को भी हैरानी होती है और वो बोलता है कि टिया इतना पावरफुल मैजिक भी यूज कर सकती है। अब टिया की तारीफ सुनकर लू को भी जलन होती है उससे। वो बोलती है मैं भी तो अपने मैजिक से कई सारी चीजें कर सकती हूँ। हारुकी थोड़ा अजीब वे में हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, बल्कि सारे लोग काफी ज्यादा मेहनत करा करते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो कि कुछ काम नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत गार्डन का और कुकिंग का काम ही कर पाता हूँ। लू कहती है तुम्हारा दिमाग घिसक गया है, यहाँ सबसे अमेजिंग तो तुम ही हो। हारुकी को लू की बात बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। लू कहती है फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में सरवाइव करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अपनी तारीफ सुनकर हारुकी को काफी खुशी होने लगती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे बर्फबारी होना भी शुरू हो चुका था। अब बर्फ गिर रही थी तो इनका ज्यादातर टाइम घर में ही बीत रहा था। टाइम काटने के लिए उनको कुछ तो मजेदार करना था। हारुकी ने अपनी दुनिया के 3 गेम्स बनाए। हारुकी ने चेस बनाए और भी कुछ इसी प्रकार के गेम बनाए। उनमें से एक गेम का नाम था रिवर्सी और जब इन्होंने इसके रूल सुने तो ये लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। यह बीच में बोलती है ये गेम इतना भी आसान नहीं है, ये गेम स्ट्रेटेजीज पे डिपेंड करता है जो कि इस गेम को काफी मुश्किल बना देता है। हारुकी टिया की तारीफ करते हुए कहता है टिया इस गेम को बहुत जल्दी समझ गई। हारुकी के मुंह से टिया की तारीफ सुनकर लू को फिर एक और बार जलन होना शुरू हो जाती है टिया से। उसके बाद लू टिया को डायरेक्ट उस गेम के लिए चैलेंज करती है। टिया भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक सा गेम चलता है जिसमें साफ पता चलता है उसमें टिया जीत रही है। यहाँ से लू का जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो चुका था। लू तो ऐसे फंस चुकी है जिससे उसका जीतना तो इम्पॉसिबल सा हो गया था। इस वजह से लू ने पूरी चेयर्स को ऐसे ही फेंक दिया होता है। सारे गोटी इधर उधर हो जाते हैं और कहती है मुझसे ये गलती से हाथ फिसल गया और साथ ही कहती है कि मुझे याद नहीं कि हमारे पीसेस कहाँ पर थे। अब हमें तो इस गेम को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होगा। लेकिन फिर भी टिया एक मैजिशियन है तो वो अपने मैजिक से सारी गोटियों को फिर से बैठा देती है जैसा वो थी बिल्कुल। उसके बाद फिर से लू ने पूरा गेम बिगाड़ दिया होता है और बोलती है मेरे से फिसल गया। बाकी फिर से टिया ने बिल्कुल उस गेम को वैसे ही कर दिया और ये दोनों बार बार यही सब रिपीट कर ही जा रहे होते हैं। और हम इधर देखते हैं 2 एल्फ भी वही वाला गेम खेल रही होती है जो अभी वो दोनों खेल रही है। और हैरानी की बात ये भी उसमें वो वुल्फ भी एक लड़की की हेल्प कर रहा होता है और वो जीत भी जाता है। हारुकी भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि 2 वुल्फ के
बीच में एक इंटेंस मैच चल रहा होता है चेस का। ये वुल्फ तो बहुत ही शांत लग रहे थे, बाकी असल में देखा जाए ये वुल्फ तो अपनी पूरी ताकत से खेल रहे थे। तभी लू उन वुल्फ को वही गेम खेलता हुआ देखती है और उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो इन वुल्फ को तो आसानी से हरा देगी। और थोड़ी देर बाद वो हार कर कोने में जाके बैठ गई, क्योंकि हमारे वुल्फ ने उसको हरा जो दिया था और वो टिया जैसी बदतमीजी इसके सामने तो नहीं कर पाएगी, वरना हमारा कुरु उसकी वाट लगा देगा। अब ये सब को देखकर हारुकी भी उनके साथ में महाजोंग खेलने लगता है। ये गेम तो वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है, बाकी हमारे कुरु ने इस गेम को भी आसानी से समझ लिया। हारुकी को लग रहा था कि वो गेम आसानी से जीत जाएगा, बल्कि कुरु ने भी इसमें उसको मात दे दी, और साथ ही ये बात भी कि ये तो इस गेम में बिल्कुल लास्ट आया था। हमारा हारुकी भी उस कोने में जाके बैठ जाता जहाँ पर लू बैठी हुई थी। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा मक्कड़ बादशाह था वो फिर से हाइब्रिडेशन में चला गया। खैर, हमें उसके बाद पता चला कि हारुकी ने एक और गेम को इन्वेंट किया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था ये गेम जापानीज है और इस गेम का नाम है बॉलिंग। और इन अलग अलग बोतल्स को अलग अलग नाम से दिया गया था, किसी को चोर, किसी को टीचर। हारुकी एक गेम खेलने की ट्राई करता है, बाकी हारुकी से इस गेम में भी सारे प्लेयर अच्छे से नहीं गिर पाते, इसमें भी फिर भी 2 प्लेयर बच ही जाते हैं। लेकिन जब हारुकी की सेकेंड टर्न आई तो हारुकी ने उस सेकेंड टर्न में दोनों को ही एक साथ गिरा दिया। तो अब हारुकी के बाद लू की बारी आती है, तो लू ने तो एक ही बार में सारी बोतलों को गिरा दिया था, और ऐसे ही इनकी मस्ती पूरे विंटर चलती है और इन्होंने ऐसे ही अपना विंटर निकाल दिया था। इनको तो पता भी नहीं चला कि गर्मी का मौसम कब वापस लौट आया। हारुकी ने बोला अब हम हमारे फसल की शुरुआत दोबारा से शुरू कर सकते हैं, बाकी एकदम से ही खतरे की घंटी बजा आती है। हारुकी ने अपनी ओर एक ड्रैगन आता हुआ देखा, लेकिन टिया हमें बताती है कि वो कोई ड्रैगन नहीं, उससे भी खतरनाक वाइवन है। मैंने थोड़ा इंतजार करा और सोचा ये हमें शायद से इग्नोर करके यहाँ से चले जाए, बाकी वो हमारी तरफ ही आ रहा था। उसके बाद वो वाइवन इनके गाँव पे अटैक कर देता है। उसके बाद लू और टिया ने अपने मैजिक से वो बैरियर बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो वाइवन इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो बैरियर भी टूट गया। ये वाइवन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लू और टिया भी साथ मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, और साथ ही भागने का भी यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये वाइवन इनको आसानी से पकड़ लेगा। तो अब वाइवन को रोकने की जिम्मेदारी हारुकी के ऊपर थी। हारुकी बोलता है अब मुझे ही सबको प्रोटेक्ट करना होगा। हारुकी सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हारुकी को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, वो एकदम से ही कुछ सोचता है तो उसके हाथ में ऑल माइटी टूल आ जाता है, जो कि एक वेपन की तरह बनकर आता है। हारुकी को थोड़ी हैरानी हुई, बाकी ये सब सोचने का कोई वक्त नहीं था। हारुकी ने एकदम से ऑल माइटी टूल को ऐसा फेंका कि वो वाइवन को जाके, मतलब वाइवन का जो था वो बिल्कुल ब्रैकेट को उसने तोड़ दिया। वाइवन को जाके लगा वाइवन की एक पंख पूरी मतलब टूट ही चुकी थी। लू और टिया तो बिल्कुल देखकर हैरान हो गए थे कि हारुकी ने वाइवन जैसे एक खतरनाक मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया। ऑल माइटी टूल उस वाइवन को लग के वापस उसके लॉर्ड के हाथ में भी आ गया। फिर उसने उस वाइवन पे सेकेंड अटैक करा। ये अटैक तो उस वाइवन के दिल के आर पार हो गया था, उससे वो वाइवन गिर गया। उसके बाद वो वाइवन की डेथ हो चुकी थी। वैसे वाइवन का यहाँ दिखना काफ़ी ज़्यादा रेयर और हैरान कर देने वाला मोमेंट था। हारुकी सोचता है किसी ने उस पे ये जानबूझकर अटैक करवाया है, लेकिन टिया बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक वाइवन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वाइवन बहुत ही कम दिखाई जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर है, और अगर इसका कोई मालिक भी होता तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं शायद ये जंगली वाइवन था, इन्होंने तो उस वाइवन को आज रात का खाना ही बना दिया था। हमें एक कहानी सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। उसने कहीं से सुना था कि वाइवन का मीट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हुआ करता है। उसको वाइवन का मीट चखना था। उसने वाइवन का मीट लाने एक अपनी पूरी आर्मी को भेजा। जब उसकी आर्मी वाइवन को पकड़ने गई तो उसकी आर्मी ही वाइवन का खाना बन के आ गई, और जब रात में ये लोग वाइवन को खा रहे थे तो टिया और लू बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इनका स्वागत उनके भेड़ियों ने किया था। अगर इन लोगों का वेलकम हारुकी करता तो इनको तो लगता कि हारुकी इनको जिंदा नहीं छोड़ता, जैसे हारुकी ने वाइवन को मार गिराया था। लोग यही बात सोचकर हैरान थे। बाकी अचानक से ही हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, डीमन लॉर्ड के कैसल का। यहाँ के डीमन लॉर्ड किसी बात को लेकर परेशान है। उनको पता चला है कि इनके वाइवन को किसी ने 2 हिट में ही मार गिराया है, और ये बात सुनते ही वहाँ से एक बंदा रिजाइन कर चले जाता है, क्योंकि वो वाइवन उनकी पूरी आर्मी जितना ताकतवर था, और जो उसको 2 हिट में हरा सकता है उसका
सामना कैसे किया जाए। अगले दिन हारुकी किसी बात को लेके परेशान था। वो सोच रहा था कि वाइवन का मीट बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, लेकिन उस चीज में किसी चीज की तो कुछ कमी हो रही थी। आज इन सभी लड़कियों ने एक फैसला करा है कि वो लोग अंगूर से वाइन बनाएंगे। भले ही यहाँ पे हारुकी की दुनिया जैसी बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन वाइन को लेके तो ये भी तरक्की पे चल रहे हैं। इनको भी पता है अंगूर से वाइन किस तरह बनाई जाती है, और भी बहुत तरीके की वाइन आती है, बाकी इनको उतना अभी आता नहीं है। उसके बाद सभी ने अंगूरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी अंगूरों के ऊपर ये लोग चलने लगे, तो उससे अंगूर का रस अलग और सारी चीजें अलग हो जाती है। पर इससे भी ये गलत हो जाता है, और फिर ये एल्फ बताती है कि हम इस चीज को एक रिदम से करेंगे। फिर तभी एक एल्फ गाना गाने लगी, फिर उसी के रिदम पर वो सब डांस करने लगे। तो उसी डांस करने से जो अंगूर कुचले जा रहे थे, तो उसका वाइन निकल के आया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वाइन रहता है, जो दारू रहता है, वो अंगूर से बनाया जाता है ज़्यादातर। हारुकी बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा बन गई, फिर भी एल्फ कहती है अरे चिंता मत करो, ये तो हम इन्हें पी के ख़त्म कर देंगे। पर ये बात तो हारुकी के लिए चिंता करने वाली थी, क्योंकि इतना सारा वाइन भी उन लोगों के लिए कम पड़ रहा था। उसके बाद हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी से माफ़ी मांग रहे थे, और ये और कोई नहीं, एग्रीकल्चर की गॉड थी। वो बोल रही थी उन्होंने एक इतने मासूम से सोल को इतने खतरनाक जंगल में भेज दिया। गॉड बात इधर उधर करते हुए कहते हैं देखो वो हारुकी कितना ज़्यादा खुश है। फिर भी गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर का गुस्सा बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि गॉड ने उसको इतना एक ख़तरनाक सा वेपन दे दिया था, जो कि किसी को भी जान ले सकता है। और वो वेपन साथ ही जो वो उस वेपन को चलाता है, वो वेपन जो चलाता है उसकी एनर्जी, मतलब उसकी जो ज़िंदगी उसको सोखता है। फिर भी गॉड कहते हैं हारुकी को इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको एक हेल्दी बॉडी भी दी है। तो इससे हमें साफ पता चलता है हारुकी को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक गॉड के द्वारा इतनी बड़ी गलती ये इसे माफ़ नहीं कर सकते गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। फिर भी गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर उन पर गुस्सा करती है, क्योंकि हारुकी ने उनकी मूर्ति को एक बूढ़ा आदमी जैसा बनाया है। उसके बाद गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर उनको पनिश करती है और कहती है अब आप 3 साल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद हमें हमारे विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मक्कड़ बादशाह बुन रहा होता है और फिर खतरे की घंटी बजाता है। आज हमारे वुल्फ ने एक और लड़की को पकड़ा है, लेकिन इस लड़की को हमारी लिया उसको जानती थी कि ये शायद से इसकी बहन है। वैसे इसकी छोटी बहन का नाम फ्लोरा है, और इसको फ्लोरा को ये लोग अपने घर में लेके आते हैं। फ्लोरा बताती है कि मैं अपनी बहन को यहाँ पे ढूंढने के लिए आई हूँ, और एक चीज सुनकर इसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई। ये लड़का हारुकी उसका हस्बैंड है, उसकी बहन का हस्बैंड है। उसकी छोटी बहन तो ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी कि उसका कोई हस्बैंड भी हो सकता है। पर ये बात देखकर कुरु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और ये कुरु को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद लू उसकी छोटी बहन को हारुकी के कारनामे बताती है, कैसे उसने वाइवन को हराया और कैसे वो इन्फर्नो वुल्फ का लीडर बना। और आज जाके हारुकी को मालूम पड़ा कुरु एक डॉग नहीं, कुरु एक वुल्फ है, और ऐसा वैसा वुल्फ नहीं, इन्फर्नो वुल्फ है, जो बहुत खतरनाक होते हैं। फिर ये सब लड़कियां थोड़ी हैरान होती है कि हारुकी इन वुल्फ के साथ इतने टाइम से रह रहा था, और वो इन वुल्फ की असलियत भी नहीं जानता था। खैर हारुकी ये लोग फिर उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर सफ़र से आई थी। पर इस लड़की को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और खैर इसको सबसे ज़्यादा पसंद आता है टोफू। हारुकी बताता है अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाना है, जैसे टोफू और मीसू सूप भी बनाना है। सुनकर फ्लोरा भी बिल्कुल उसी तरह से नोट कर रही थी जैसे इसकी बहन करती है। खैर उसी के अगले दिन फ्लोरा अपने शहर के लिए रवाना हो जाती है। वो जाते हुए बोलती है कि वो सबको फर्मेंटेड सोयाबीन के बारे में बताएगी, और जो भी तुमने मुझे बताया। कुछ टाइम बाद फ्लोरा फिर से रिटर्न आ जाती है, और वो अकेले नहीं, बहुत सारी मेड को लेकर आई थी, और मेड के साथ नहीं, वो बहुत सारी गाय भी लाई थी मेड के साथ में। फिर वो मेड बताती है कि हम किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्लोरा गाय का इंट्रोडक्शन देती है, पर हारुकी सोचता है कि अब हमारे पास दूध की भी कमी नहीं होगी, और हम अब डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक चीज, पनीर। टिया सोचती है यहाँ पे हर स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बस सिर्फ वही है जो कि यहाँ पे एक एंजल है। अब ये सब सोच के टिया थोड़ा घबराने लगती है कि अब वो यहाँ पे अकेले कैसे रह पाएगी। वो बोलती है मैं कुछ टाइम में यहाँ पे लौट के आऊँगी, और फिर हमें लौट के आ भी जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। और वो अपने साथ कुछ एंजल्स को लेके आई थी, और ये छिपकली जैसे दानव को, और ये अपने साथ मुर्गियाँ भी लाए थे। इसका मतलब अब अंडों की दिक्कत भी ख़त्म। अब धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे थे, तो अब इस जगह को भी इनको बढ़ाने का कुछ सोचना पड़ेगा, और ये जगह अब ज़्यादातर सिविलाइज्ड होती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने के लिए आ चुके हैं। फिर हमें मेड के बारे में बताया जाता है
कि ये बहुत कमज़ोर दिखती हैं, बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। उसके बाद हमें इन मेड के बारे में पता चलता है जो कि इन लोगों को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, बाकी फिर हारुकी इनको खाना बनाना सिखाता है और ये लोग खाना बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाती हैं। हारुकी एक बार सिखाने से ही बहुत अच्छे सीख जाती हैं। टिया जिन एंजल्स को साथ लाई थी वो चौकीदारी का काम करते हैं और ये जो छिपकली जैसे दानव हैं ये मतलब भारी सामान भारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इनके लीडर को इन्होंने एक लाल कलर का रुमाल बांध दिया था क्योंकि ये सब लोग एक जैसे दिखते हैं। उसके बाद वहाँ पे एल्फ की लीडर आती है जो बताती है कि मैं अपने साथ और एल्फ को लेके आई हूँ जो कि बहुत टाइम से जंगल में भटक रही थी, लेकिन हारुकी उनमें देखता है कि एक भी लड़का नहीं है उनके साथ। फिर इनकी लीडर बताती है कि इनमें से एक भी लड़का सरवाइव नहीं कर पाया था। रात में हारुकी ने सभी ग्रुप के लीडर्स को इकट्ठा करा। हारुकी खुश होता है, बोलता है कि अब हम बहुत सारे हो गए, अब इस विलेज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब हमें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ रही है। हारुकी बताता है अभी तो हम सब मैनेज कर लेंगे, बाकी अभी विलेज का हमें एक अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा। टिया बताती है कि ये विलेज में सबसे पहले तुम आए थे तो तुम्हारे नाम का विलेज करेंगे, मतलब हारुकी विलेज। बाकी हारुकी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। उसके बाद मक्कड़ बादशाह दरवाज़ा खोल के बताता है कि हम इसका पेड़ से नाम रख सकते हैं, तो हारुकी सोच के बताता है कि अब हम इस विलेज का नाम ट्री विलेज रखेंगे। हारुकी ने ये बात सबको जाकर बताई। अब हारुकी और इन सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेशन किया। अब ये सभी लोग हारुकी को मेयर कह के पुकारने लगे। हारुकी बोलता है कि हमें पहले तय कर लेना चाहिए कि मेयर कौन रहेगा, बाकी लू बताती है कि तुम ही हमारे मेयर रहोगे। सभी लोग हारुकी को मेयर जानकर बहुत ही खुश थे, तो हारुकी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और दबा के वाइन पी रहे थे, लेकिन हारुकी साइड में अकेले बैठा हुआ था। उसके बाद टिया हारुकी को देखती है और अपने पास बुलाती है कि तुम कहाँ खोए हो, इधर आओ। हारुकी इतना ज़्यादा खुश है तो उसे ये सब सपना जैसा लगने लगता है। टिया उसको जगाते हुए कहती है कि ये कोई सपना नहीं है। उसके बाद टिया कहती है कि अब हम लोग साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। उसके बाद हारुकी और टिया चेयर्स करते हैं, तो फिर इसमें नशे में लपटी हुई लू भी कहती है मुझे भी चेयर करना है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन हारुकी अपने डेली रूटीन का ही काम कर रहा था। वो मेयर बन चुका था फिर भी वही सब काम कर रहा था जो वो पहले करा करता था। उसके बाद फिर हमारा मक्कड़ बादशाह खतरे की घंटी बजाने लगता है। फिर वहाँ पे एंजल आके बताती है, वो बताती है कि डिमोनिक किंगडम से एक मैसेंजर आया है और इस आदमी का नाम विसल है जो कि इस गाँव के लीडर से मिलने आया था। वो हारुकी से मिलना चाहता था और वो हारुकी को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हुए बोलता है कि वो उनके लिए डीमन लॉर्ड की तरफ से एक मैसेज लाया है। उसके बाद हारुकी को एक पुरानी बात याद आती है जो कि उस दिन लू ने बताई थी। ये पूरा जंगल डीमन लॉर्ड के अंडर में आता है। हारुकी प्रिडिक्ट करता है कि ये लोग अब तक ये हारुकी ये सब यहाँ पे रह रहे हैं तो उसका टैक्स लेने आए हैं या फिर डीमन लॉर्ड उन्हें इस जंगल से भगा देना चाहते हैं। हारुकी को कोई भी फैसला सोच समझ के लेना होगा। हारुकी लू और टिया को देख के एक चीज़ नोटिस करता है, वो लोग बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे क्योंकि उनको पता है हारुकी सब मैनेज कर लेगा। हारुकी सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, वो कहता है हम लोग यहीं रहेंगे और इसके बदले वो लोग डीमन लॉर्ड को 10% टैक्स देंगे और ये टैक्स में फसल देने की बात कर रहे हैं, जैसे वो 10% उनको दे देंगे। ये सुनकर वेसल हैरान हो जाता है और हारुकी सोचता है क्या मैंने कम तो नहीं कह दिया। वेसल बोलता है ठीक है, बाकी इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुशी चलने लगती है क्योंकि ये जो डील दी थी हारुकी ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है। हारुकी कहता है पर हर साल आपको सर्दियां ख़त्म होने से पहले आना होगा। उनके बीच यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे डील सिर्फ फसल की हुई है, इन्हें अंडा दूध दही ये सब चीज़ें तो बिजनेस ट्रेड करना होगा, एक इस सामान के बदले उस सामान ऐसा करना होगा। हारुकी विसल को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और विसल वहाँ से चले जाता है। उसके बाद लू और टिया हारुकी को बताती हैं कि अच्छा करा उसने टैक्स को 10% में ही सेट कर दिया, नहीं तो वो लोग 50 से 60% टैक्स भी ले सकते थे। हारुकी सोचता है क्या सच में मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, और साथ ही ये बात भी कि वो लोग साल में एक बार ही आएंगे और एक बार में इनको ये सब नहीं पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या उगाते हैं। लू तो ये गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है क्योंकि विसल इनको बहुत कीमती सामान देके गया था और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। फिर हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान थे कि हारुकी ने उनके साथ बिजनेस करने का कहा है। ये बंदा कहता है शायद से हारुकी
हारुकी के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन यहाँ पे हारुकी की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि विसल ने एक बहुत खतरनाक चीज देखी। क्योंकि वहाँ पे वैम्पायर की प्रिंसेस, सबसे खतरनाक एंजल्स एंड डीमन वुल्फ की बहुत बड़ी सेना थी जो विसल को वहाँ पे लेके आई थी। 3 एंजल्स, ये 3 एंजल्स बहुत जानी मानी फाइटर्स पहचानी जाती है। विसल को एक चीज का डर था, जो अगर उसने वो ऑफर हारुकी का ठुकराया तो फिर उनके बीच में दुश्मनी भी आ सकती है। विसल ने एक चीज को नोटिस किया, वो जो हारुकी ने गिफ्ट दिया था उसके ऊपर का कपड़ा एक डीमन स्पाइडर का था, जिसने पिछले डीमन लॉर्ड को बहुत ही खतरनाक टक्कर दी थी, मतलब इक्वली की टक्कर दी थी। फिर हम देखते हैं डीमन लॉर्ड के कैसल से एक और जनरल रिजाइन कर देता है। फिर हम लोग एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड के कैसल का रखवाला है, कि वो आज हारुकी के विलेज आया है और वो अपने साथ एक गिफ्ट भी लेके आए हैं। इस गिफ्ट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्वॉर्ड्स एंड तलवार थी। हारुकी जानना चाहता था कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और साथ ही उनके लिए एक्सपेंसिव तोहफे क्यों लेकर आए हैं। ड्रैगन का सर्वेंट बोलता है कि आप हमारे पड़ोसी हो और पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहिए। हारुकी सर्वेंट से पूछता है कि उसके मास्टर ने सर क्यों झुकाया हुआ है। सर्वेंट हारुकी से माफ़ी मांगता है और अपने मास्टर को सर उठाने के लिए बोलता है, और फिर वो अपना सर उठाता है तो हम लोग देखते हैं कि वो अकेला पूरे जंगल में दिख रहा था। हारुकी सोचने लगता है कि वो इतने बड़े ड्रैगन का अपने घर में स्वागत कैसे करेगा। उसके बाद वो ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम ट्राइम है। वैसे तो ट्राइम थोड़ा पहले घबराया हुआ था, बाकी बियर पीने के बाद उसकी सारी घबराहट निकल जाती है और वो साथ ही ये भी बोलता है कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी उसका सर्वेंट उसे वहाँ से लेके चले ही जाता है। हारुकी सोच रहा था कि ये सब करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत छोटा घर है और उसे कम से कम गेस्ट हाउस तो एक बना लेना चाहिए जिसमें 30 लोग आराम से फिट हो सकें। उसके बाद हारुकी सभी लीडर से बात करने लगता है कि वो लोग एक गेस्ट हाउस बनाएंगे जिसमें 30 लोग आ सके कम से कम। उसके बाद सभी लोग काफ़ी मेहनत से एक गेस्ट हाउस बनाने लगते हैं। हारुकी फिर वह सभी करके सबको बताने लगता है। हारुकी एंजल्स को समझाने लगता है कि वो लोग अपने गेस्ट को डराए ना और ये भी उनको अच्छे से लाए। तभी वहाँ पे छिपकली वाला मॉन्स्टर बोलता है, जिसका नाम दादा होता है। वो बोलता है कि तब हमारे दुश्मन गेस्ट बनकर आए तो हम क्या करेंगे। यही सोचकर वो लोग हारुकी के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और गेस्ट के स्वागत के लिए और भी लोगों को ऐड कर देते हैं, ताकि वेलकम के साथ साथ सेफ्टी भी रह सके। फ्लोरा बोलती है कि मुझे भी सबकी हेल्प करना है। हारुकी फ्लोरा को गेस्ट पे नजर रखने का काम दे देता है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बीस्ट मैन आए हुए थे। ये लोग हारुकी के विलेज में गेस्ट बनकर आए हुए थे। ये बताते हैं कि ये लोग हाउलिन विलेज से आए हैं और साथ ही ये लोग इनके विलेज से रिलेशन बनाना चाहते हैं। लू उन सभी को गेस्ट रूम ले जाने की बात कर रही थी। फिर वो पूछती है कि आप सिर्फ इतने ही हो क्या। फिर उन्हीं में से एक बंदा कहता है हाँ हम सिर्फ इतने ही हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि 2 लोग छुपे हुए थे, वो तो हमारे दोनों वुल्फ ने सूंघ लिया था। उनके लीडर ने झूठ कहा था कि वो लोग सिर्फ इतने ही हैं। लू अब बाकी सब बातों को भुलाकर इनको मारने की बात करती है। उन्हीं में से एक बंदा कहता है शायद ये लोग पीछे रह गए होंगे। खैर ये सब होने के बाद इन सब लोगों का स्वागत किया जाता है। ऐसी खूबसूरती देख इन लोगों के मुंह से लार टपक रही थी। लेकिन टिया और लू फिर भी नाराज थे, क्योंकि साथ में वो लोग कुछ गिफ्ट नहीं लाए थे और साथ ही ये भी बोलती है कि ये लोग हमारे मेहमान नहीं है और इनमें से 2 लोग छुपे हुए क्यों थे उस वक्त। इन सभी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके बाद लू और टिया ये सब लोग उनको ना स्पेशल ट्रीटमेंट देके सिर्फ खाने के लिए कच्ची सब्जियां और कुछ फ्रूट्स ही देते हैं। हारुकी को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो मेड से कहता है तुम उसे थोड़ा तो वाइन दे ही सकते हो। वो मेड भी भड़क जाती है और कहती है वो लोग हमारे लिए तोहफे नहीं लेकर आए हैं। इसके बावजूद वो सब कच्ची सब्जियां भी बड़े चाव से खा रहे थे। हारुकी फिर भी मानता नहीं है और वो उनको वाइन दिलवा ही देता है। वैसे मेड ने उनको ज़्यादा गिलास देने से साफ मना कर दिया था। हारुकी उनसे जाके पूछता है कि उनका विलेज कहाँ पर है। फिर उन्हीं में से एक बंदा बताता है कि उनका विलेज 500 साल पुराना है और इनकी प्रजाति बिल्कुल इंस्टिंक्ट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ये लोग सिर्फ 100 मतलब सिर्फ 100 ही लोग बचे हैं और इनका घर बहुत पहाड़ियों के बीच में है। ये लोग ह्यूमन से जाके ट्रेड करते हैं। इनको थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आई थी तो इस वजह से इनकी ट्रेडिंग रुक गई। उसके बाद ये लोग कई नई जगह घूमने के लिए निकले हैं जहाँ पे वो ट्रेड कर सकें। उसके बाद हमें हारुकी का विलेज मिल जाता है। उसके बाद टिया भी उनसे पूछ ही लेती है कि आखिर वो छुपे हुए क्यों थे। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है
कि अगर हमें कुछ हो भी गया होता तो फिर हम में से कोई बचा हुआ जाके विलेज में हमारे बारे में बता देता। उसके बाद हारुकी इन सबको भी साबित हो गया था कि ये लोग इसके दुश्मन नहीं हैं। उसके बाद ये लोग अपने ट्रेड की बात करना शुरू कर देते हैं और ये लोग करेंसी का यूज़ नहीं करते, इसमें थोड़ी दिक्कत आती, बाकी ये लोग सामान के बदले सामान लेंगे और ये लोग बहुत अच्छे बर्तन वगैरह बनाया करते हैं। हारुकी इनके बर्तनों को देख के तुरंत बिजनेस के लिए तैयार हो जाता है। हारुकी को खुद इनके विलेज जाना होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। हारुकी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सामान इधर से उधर करने के लिए वो अपने वुल्फ का यूज भी कर सकता था। तो अब डील फिक्स हो जाने के बाद वापस जाने का वक्त हो चुका था। इनको वापस जाने से पहले इनको एक बड़ी गलती का भी पता चलता है कि अगर कहीं दूसरे का वहां जाया जाता है तो उनके लिए गिफ्ट लाया जाता है। वैसे ये बात इनको नहीं मालूम थी क्योंकि इनके गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। इनका गांव वैसे भी काफी गरीब है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अगली बार हम आएंगे तो जरूर आपके लिए तोहफा लेकर आएंगे, लेकिन हम कोई महंगा तोहफा वोफा नहीं ला पाएंगे क्योंकि हम गरीब है। हारुकी बोलता है तोहफा महंगा सस्ता नहीं देखा जाता, तोहफे में तो सिर्फ प्यार देखा जाता है। उसके बाद आधे एक घंटे बाद ये सारी चीजें तैयार हो चुकी थी हाउलिन विलेज में पहुंचाने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो उनसे करा जा रहा था। उसके बाद हारुकी बताता है कि वो उनके विलेज किस तरह से जाएगा, लेकिन टिया और लू साफ मना कर देती है। टिया बोलती है कि हमारा मेयर ऐसे भी कहीं भी ट्रेड करने नहीं जा सकते हैं, उसकी जगह मैं जाऊंगी वहां पर। और साथ ही बताती है कि उसे हाउलिन विलेज पहुंचने में करीब 10 दिन लग जाते, बाकी हाइम उसमें मदद करने के लिए उसके तैयार थे ये ड्रैगन। बस बदले में उसको बहुत सारी दारू वाइन चाहिए थी। हमारे ट्राइब ने तो बोल ही दिया था कि वो हमेशा यहाँ आया करेगा और वहाँ जब भी आता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह लेके ही आता है अपने साथ। उसके बाद हम हाउलिन विलेज के लोगों को देखते हैं जो कि हारुकी के आने का ही वेट कर रहे थे। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि द ग्रेट ट्री विलेज से कोई नहीं आएगा, लेकिन वो तभी आसमान में एक ड्रैगन को देखते हैं। एक ड्रैगन को देख के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन टिया को देख के वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे सामान पहुंचा के ये लोग विलेज वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारा ट्राइब ये देख के बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि वो लोग उसके सारी वाइन पी जाते हैं। हारुकी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई वाइन बनवा दूंगा। टिया बताती है कि हाउलिन विलेज के वहाँ से एक रिक्वेस्ट आई है, उनके मेयर ने कहा है कि वो अपने विलेज से कुछ लोगों को यहाँ भेजना चाहते हैं कि 20 बीस्ट गर्ल हारुकी के विलेज को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन हारुकी के इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हारुकी सोचने लगता है ऐसे उसके विलेज में सिर्फ लड़कियां ही आती नहीं तो उसके विलेज का कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसने हारुकी ने एक शर्त देते हुए बोला है कि उसके साथ 3 लड़कों को भी भेजना पड़ेगा। टिया मान जाती है, बोलती है हाँ ठीक है, मैं ऐसा उसको बोल दूंगी। फिर उसी के कुछ दिनों बाद वो बीस्ट गर्ल्स आ जाती हैं हारुकी के विलेज में। बाकी ये बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो कहती है कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस हमें विलेज से निकालना मत। हारुकी कहता है नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारा नॉर्मल काम है तुम वही करो और तुम इस विलेज में रह सकती हो। फिर ये लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सना है और ये अपने साथ 3 लड़कों की बिलाई होती है, बाकी वो बच्चे होते हैं। ये हारुकी के विलेज के भविष्य तो बनेंगे पर अभी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। 1-2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बीस्ट गर्ल भी यहाँ रहने में कंफर्टेबल हो गई है। बाकी वो हमारे मक्कड़ बादशाह तो अभी भी डरती है। हारुकी को देख के पता चलता है कि बीस्ट गर्ल को भी मैजिक आता है। हारुकी को ये सब देख के थोड़ी जलन होती है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मैजिक यूज करते हैं सिवाय हारुकी को छोड़कर, लेकिन हारुकी कहता है मैं वो काम करूँगा जिसमें मैं अच्छा हूँ। उसके बाद एकदम से वो जगह भूकंप से हिलने लगती है। उसके बाद एक किलर रेंजर आके बताती है कि वहाँ पे एक स्नेक मॉन्स्टर और एक बियर मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो चुकी है जो कि पूरे जंगल को तबाह कर रहे हैं और अगर उनको रोका नहीं गया तो नुकसान हारुकी के विलेज तक भी पहुंच सकता था। हारुकी पूछता है कि हम उन्हें खा सकते हैं। किलर एंजल हैरान हो जाती है। फिर वो हारुकी को उस जगह ले जाती है जहाँ पे दोनों की फाइट हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं स्नेक मॉन्स्टर और बियर मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे थे। हारुकी बोलता है मुझे उसके थोड़ा पास लेके जा सकती हो क्या तुम, जिससे वो एंजल थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है इसमें बहुत खतरा है, हम आगे नहीं जा सकते। फिर भी वो आगे लेके जाती है। हारुकी की जिद करने पे वो ले ही जाती है। बाकी वो एक ही शॉट में हारुकी ने उस बियर को हरा दिया। ये देखकर तो किलर एंजल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। 1-1 शॉट हो गए थे दोनों स्नेक मॉन्स्टर और ये बियर मॉन्स्टर। उन दोनों के मीट से हारुकी ने एक बहुत ही कमाल की डिश बनाई जो खाकर सबको बहुत पसंद आया। फिर भी हारुकी को लग रहा था कि इसमें कुछ तो कमी है। उसके बाद हारुकी लू के छोटे सिस्टर के पास आ जाता है जो कि उससे ऐसी चीज़ मांगता है जिससे खाने के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए जो कुछ हार्मफुल ना हो।
फिर वो एक पिंक कलर की बोतल निकाल के देती है कि हारुकी का काम तो अब हो जाएगा। फिर उसके बाद हारुकी उससे पूछता है कि सोया सॉस का काम कैसा चल रहा है जो तुम बनाना चाहती थी। वो बताती है कि बिल्कुल बेकार चल रहा है, क्योंकि वो बहुत बार काम करने की वो कोशिश करती है, उससे वो बनता नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर वो ब्लास्ट कर देती है, धुआं हुआ मतलब हर जगह ब्लास्ट कर देती है, फोड़ फाड़ देती है। हारुकी कहता है अरे कोई बात नहीं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन हम उससे पहले मेयोनीज बनाएंगे। फिर मेयोनीज का काम हारुकी स्टार्ट कर देता है, 3 अंडे डालता है, सोया सॉस, नमक वमक जो भी डालता है, फिर उससे थोड़ी देर बाद मेयोनीज बन के तैयार हो जाती है, जो कि लू की सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो सब इसकी रेसिपी नोट कर लेती है। अब हारुकी मीसो बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। उसके लिए वो अपने ऑलमाइटी टूल को एक चम्मच बनाता है और उसके ऊपर थप 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 मारते रहता है और उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेटेड होने के लिए रख देता है और बोलता है इसको जितना ज़्यादा टाइम इसको रेस्ट करने के लिए मिलेगा वो उतना ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तभी लू वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है यहाँ पे कुछ गेस्ट आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई डॉल्फ मैन आए होते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, पर हमारे पास बिजनेस के लिए कुछ सामान लेने देने के लिए नहीं है, लेकिन हमें यहाँ की वाइन के बारे में बहुत सुनने को मिला है, यहाँ की वाइन बहुत टेस्टी होती है, हम उस पर करना चाहते हैं। जिससे सारी गर्ल्स तो मना कर देती है कि हम वाइन के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। बाकी वो बोलते हैं हमारे पास बिजनेस के लिए तो कुछ नहीं है, बाकी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर हम यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वाइन बना सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ की फसल बहुत अच्छी है, तो यहाँ से मतलब बहुत बढ़िया वाइन बनाई जा सकती है। ये सब सुनने के बाद हारुकी और उसके फ्रेंड्स को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसको अब अलग फ्लेवर्स की वाइन मिलेगी। उसी के थोड़ी देर बाद वो लोग विस्की बनाने का काम शुरू कर देते हैं और वो लोग विस्की बना ही देते हैं, बाकी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसमें थोड़ा पानी वानी मिलाना पड़ेगा ना। और उसी दिन से वो डॉल्फ भी हारुकी के साथ ही रहने लगे और उन्होंने साथ ही उनके लिए वेलकम पार्टी भी रखी हारुकी ने। हारुकी ये सब देख के काफ़ी खुश था, क्योंकि कोई तो उसके जैसे यहाँ पे आया, मतलब कोई मर्द आया, जेंट्स आया। हारुकी पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई लड़की पसंद आई, कोई लड़की अच्छी लगी तुम्हें? फिर वो डॉल्फ कहता है यहाँ की सारी लड़कियाँ अच्छी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी हमें लड़कियाँ पसंद नहीं, हमें तो दाढ़ी मूंछों वाली औरतें पसंद है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुकी काम करने के लिए जाता है। बाकी एकदम से हमारा मक्कड़ बादशाह खतरे की घंटी बजा देता है और फिर हम वहाँ पे देखते हैं एक ड्रैगन आ रहा होता है। हारुकी ने एकदम अपना वेपन निकाल लिया था, मतलब मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन ट्राइम उस ड्रैगन से लड़ रहा है। फिर वहाँ पे हम तभी देखते हैं एक व्हाइट कलर का ड्रैगन भी आ जाता है। फिर हारुकी उसके बाद अपना भाला निकाल कर तैयार हो जाता है, जो कि एक बार फेंक भी देता है। बाकी वो ड्रैगन उस अटैक को डॉज कर लेता है। हारुकी के पास फिर वो वेपन आ जाता है, लेकिन एकदम से वहाँ पे उसका चमचा आ जाता है। हाँ, ये ट्राइम का सर्वेंट है। हमें पता चलता है कि ये ट्राइम की पूरी फैमिली है। उसके बाद वो उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। उसकी बेटी का नाम मून होता है, बाकी मॉम का नाम नहीं बताया। हमें पता चलता है कि ट्राइम यहाँ जब भी आता था तो फिर वहाँ से छुप के आता था हारुकी के विलेज पे। उसके फैमिली वालों ने सोचा कि छुप के कहाँ आता है, फिर उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे आता है आपसे मिलने के लिए। ट्राइम को यहाँ के बियर एंड वाइन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और वो अपने साथ एक्सपेंसिव सामान भी लाया करता था, जो कि उसके घर से ही वो चोरी करके लाता था। अब हारुकी को रियलाइज़ हो रहा है कि एक बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं था। फिर हारुकी उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन ट्राइम बोलता है अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी गलती मेरी है। फिर ट्राइम की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हारुकी फिर उससे माफ़ी मांगने लगता है। फिर ट्राइम उसको माफ़ी मांगने से मना करता है, क्योंकि सारी गलती उसकी है, ना कि हारुकी की है। उसके बाद हारुकी अपना एक काम बता के वहाँ से चले जाता है और फिर ट्राइम बताता है कि तुम्हें अब पता चल ही गया हो कि मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ। तुमने उस लड़के की ताकत देख ही लोगे जो कि कितना खतरनाक है। व्हाइट ड्रैगन मून भी कहती है कि हाँ, वो अटैक से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो तो उसकी हेल्प उसके एक फ्रेंड ने कर दी थी। उसकी मॉम पूछती कि कौन फ्रेंड? फिर हमें उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मक्कड़ बादशाह होता है। मक्कड़ बादशाह ने अपना जाला फेंक के उसको थोड़ा साइड कर लिया था, नहीं तो वो बिल्कुल बच ही नहीं पाती, वो मर जाती उस अटैक से। फिर ट्राइम की वाइफ बोलती है कि हम ऐसी ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह ताकत हमारे खिलाफ भी हो सकती है। वो अपनी बेटी को अच्छे से समझाने लगती हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहकर इस सब का ध्यान रखना होगा। मून को अपनी मॉम का ऐसा फेस देखकर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। मून ने पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन उससे कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रैगन बहुत ताकतवर होते हैं, उससे कुछ भी काम सही नहीं हो रहा है, सब चीज़ खराब ही होता है। और इतना ही नहीं, इस ड्रैगन के यहाँ पे आने से मुर्गी और गाय ने भी अंडे दूध देना बिल्कुल बंद सा कर दिया था। ड्रैगन इतने ताकतवर होते हैं, इससे सब उससे डरते हैं। हमें टिया बताती है कि ड्रैगन सिर्फ ताकतवर नहीं, साथ ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब यही सब बातों को मद्देनजर
रखते हुए हारुकी के दिमाग में एक आता है आइडिया। तो एक दिन यहाँ पे फ्रूट का ट्रेड करने के लिए वेसल आया था। वो देखता है कि मून को विलेज को संभालने का काम मिला था, रिलेशनशिप को बढ़ाने का दूसरों से। मून बताते हैं कि उसके पास किसी सामान का स्टॉक कम है तो उसको वो ले जाना होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं विसल की तो यहाँ पे काफी ज्यादा फटी हुई थी, वो तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। अब सारा काम हो चुका था तो विसल अपने डीमन कैसल पे निकल जाता है और वहाँ पे जाके सबको बताता है कि अब तो उनके पास एक ड्रैगन भी है। अब विसल को ये तो समझ आ चुका था कि उनको किसी को रखनी होगी वहाँ पे नजर के लिए। विसल अपनी बेटी को बुलाता है जो कि हारुकी के विलेज पे नजर रखेगी, और इस चीज के लिए विसल थोड़ा अपनी बेटी के लिए चिंतित भी था, लेकिन वो अपने फादर का काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। उसने अपने मैजिक का यूज कर द ग्रेट ट्री विलेज पे नजर रखने का काम शुरू कर दिया। वो ये देखकर हैरान थी कि इतने खतरनाक जंगल में भी एक इतना अच्छा विलेज बना लिया इन लोगों ने, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। वो उनके विलेज जाती है जिसका स्वागत मून ने किया। फ्लोरैन को यकीन नहीं होता कि इतनी ताकतवर ड्रैगन यहाँ पर है। मून उसे हारुकी के खेत दिखाने लगती है और उसके बारे में सब समझा भी रही थी कि इसमें क्या क्या उगता है। खैर विसल की बेटी सोचती है कि ये ड्रैगन उसको फूल पत्तियां क्यों दिखा रही है। फिर वहाँ पे किलर एंजल आके बोलती है कि वहाँ पे हाउलिन विलेज से कुछ मैसेंजर आए हैं। फ्लोरैन को काफी अच्छा मौका मिल गया था यहाँ पे ताक झाक करने के लिए। वो यहाँ पे देखते हैं लिजर्ड मैन, बीस्ट गर्ल एंड मेड। तो ये सब देख के उसको एक अंदाजा हो चुका था कि वो अब जीत सकती है, अपनी पूरी फौज से लड़े तो जीत सकती है। बाकी उसके बाद वो फ्लोरा को, किलर एंजल को, वुल्फ को, मक्कड़ को अपना देखती है तो उसको समझ में आ चुका होता है कि वो नहीं जीत सकती इन लोगों से। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था। सोचती है कि इतनी ताकतवर मिलिट्री को लीड करने वाला कितना ताकतवर होगा। तभी हमारा मजदूर हारुकी आ जाता है अपने कुल्हाड़ी को कंधे पे रखकर। हारुकी आते से ही पूछता है क्या तुम यहाँ पर खो गई हो। इतने में ही फ्लोरेन चिढ़ जाती है और बोलती है एक आम इंसान को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। फिर वो हारुकी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। बाद में उसको पता चलता है कि जिसको उसने डांटा वही इस गाँव का मेयर है, और साथ ही हमारे मून ने उसको हारुकी के पावर लेवल के बारे में बता दिया था। अब यही सब सुनने के बाद ही फ्लोरेन की हालत टाइट होने लगती है। अब कुछ दिनों बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोरेन ने भी काम करना शुरू कर दिया होता है। हारुकी को भी पता चल गया है कि ये विसल की बेटी है और वो यहाँ कुछ और दिन रहेगी, लेकिन हारुकी को ये समझ में नहीं आता कि वो उसे देख के कांपने क्यों लग जाती है हमेशा। हारुकी एक चीज़ नोटिस करता है कि टिया जो स्लाइम्स लाई थी वो एकदम से बढ़ने लगे हैं, अलग अलग कलर्स में भी होने लगे हैं। उनमें से एक स्लाइम ने पूरा वाइन का बैरल पी लिया था, जिसे देखकर लू और टिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो सब बोलते हैं कि स्लाइम को सज़ा मिलनी चाहिए। फिर हमारी विसल की बेटी बताती है कि स्लाइम को दर्द नहीं होता तो उसको पनिश करने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर उसी दिन से वो स्लाइम उन्हीं के साथ सारे प्रोग्राम को ज्वाइन करता है, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये एक ही है, और ये जब बहुत सारे हो जाएंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी। आज एकदम हारुकी पता नहीं क्या कहता है, बोलता है कि आज अगर इसके साथ सी फूड भी होता तो खाने में और भी मज़ा आता। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि सी फूड होता क्या है। फिर हारुकी उनको समझाने लगता है कि सी फूड जैसे मछलियाँ, केकड़े, ये सब सी फूड में ही आती है। लेकिन फिर टिया बताती है कि यहाँ के केकड़े करीब एक राक्षस जितने बड़े होते हैं। इनको पकड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन से ही होता है क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, इनको सिर्फ एक स्किल फाइटर ही पकड़ सकता है। फिर विसल की बेटी उस शहर के बारे में बताती है जो कि नदी के पास है, कि वहाँ पे सी फूड हमें मिल सकते हैं। फिर हमारी मून और विसल की बेटी वहाँ पे जाते हैं और एक आदमी को लेके आते हैं जो कि ट्रेड करेगा। वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम माइकल है। वो उनको अपने प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देता है, बताता है कि इसमें ये है, और साथ ही वो बोलता है कि वो वहाँ पे सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने नहीं है और भी टीम कम करने के लिए आया है। पहला कि वो उससे मिलना चाहता था, दूसरा और वो फ्यूचर में और भी ट्रेड करना चाहता है उससे, और तीसरा वो इस गांव का ऑफिशियल ट्रेडर बनना चाहता है। मतलब वो हारुकी की तरफ से दूसरों से बिजनेस करेगा। लाइक हारुकी ने इसको सारा सामान दे देता है और यही बिजनेस करेगा हारुकी की जगह। और वो कहता है कि वो उसके फ्रूट्स के अच्छे दाम दिलवा सकता है, लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि वाइन की ट्रेडिंग भी करना चाहता है। लेकिन हमारी मून जो पीछे खड़ी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है वाइन का नाम सुनकर। अब यही सब देखकर माइकल की काफी ज्यादा फट जाती है, लेकिन अब हमें बताया जाता है कि माइकल इतने टाइम से बहुत शांत था, बाकी ये शांत नहीं था, काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर हमें थोड़ा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस आदमी के पास व्यापार के लिए कुछ लोग आए हुए थे। वो ट्री विलेज से आए थे। जैसे ही ट्री विलेज का नाम सुना तो वैसे चला गया, वैसे मना कर रहा था सबको। वो देखता है कि यहाँ पे विसल की बेटी और एक लेजेंडरी ड्रैगन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है वो यहाँ पे क्या करने आई है। फिर उसको पता चलता है कि वो यहाँ पे ट्रेड करने आई हुई है, कि सामान के बदले सामान। फिर वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाती हैं, जिससे ये आदमी का दिमाग चलने लगता है, सोचता है ये सामान तो बड़ा बढ़िया है।
इनके साथ काम करने में रिस्क है, बाकी मुनाफा भी उतना ही है। वो लोग सैंपल के लिए अपने साथ अपने खेत के फल लेकर आए हुए थे और अभी पूरे देश भर में इन फलों की बातें ही चल रही हैं। हमारा माइकल तो हारुकी से मिलना चाहता था, बेचारा माइकल की तो बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी भाई यहाँ पर। इन सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सी फूड खाया और सी फूड सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और हमने नेक्स्ट डे का सीन देखा कि विलेज पर एक और ड्रैगन का हमला हुआ है और ये वाकई जंगल को नुकसान पहुंचा रहा था। फिर वो ड्रैगन हारुकी को चिढ़ाने लगता है। फिर हारुकी ने अपने ऑलमाइटी टूल से एक अटैक किया जिससे वो ड्रैगन डॉज कर लेता है, लेकिन हारुकी का सेकंड अटैक तो डॉज करने वाला नहीं था। वो जाकर उसको पड़ जाता है और वो उस अटैक से घायल हो जाती है और गिर जाती है। तो वो लड़की हारुकी के सामने सरेंडर कर देती है, लेकिन हारुकी उससे पूछता है कि तुमने जंगल पर अटैक क्यों करा। वो लड़की बताने वाली ही थी, लेकिन वहाँ पे तभी ड्राइम आ जाता है। उसने हारुकी को बताया कि ये मून की बड़ी बहन है। इस लड़की का नाम हाकुरेन है। वो बोलती है कि वो यहाँ पे मून के हस्बैंड को देखने आई हुई है कि वो कैसा है। यहाँ पर हाकुरेन हारुकी की ही बात कर रही थी। हारुकी ट्राइम को देखने लगता है और ट्राइम बोलता है कि शायद उसने नशे में कुछ भी बड़बड़ा दिया था। ट्राइम बोलता है कि हाकुरेन यहाँ पे हारुकी को परखने नहीं आई है, असल में उसे मून से जलन हो रही है। हाकुरेन गुस्से में बोलती है, हाँ मुझे उससे जलन हो रही है क्योंकि मून मुझसे छोटी है और मून की शादी मुझसे पहले करवा रहे हो आप। ये काफ़ी गलत बात है। हारुकी यही सब देखने और सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है अगर तुम यहाँ खेलना ही हो तो ठीक है। फिर हारुकी को दिखाया जाता है कि वो उससे ही पूरा जो उसने गांव को तबाह वबाह करा था तो वो उससे पूरा साफ करवा रहा होता है। फिर कुछ ही देर बाद वो अपना सारा काम करके सब साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं और साथ ही वो लोग हारुकी के बनाए हुए गेम को भी खेलते हैं। लेकिन इस गेम में ट्विस्ट था, वो लोग महाजोंग नाम का एक गेम खेलने वाले थे। ये गेम ऐसा वैसा नहीं, इसमें अपना कुछ सामान दाव पे लगाना होता है। हारुकी के पास कुछ भी दाव पे लगाने के लिए नहीं था, इसलिए वो बोलता है कि वो जितने भी बार हारेगा वो अपना एक कपड़ा उतारेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम गेम खत्म होने के आखिरी में देखते हैं कि हारुकी के बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता, सिर्फ उसके पास अपनी बची हुई लंगोट होती है। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको ये गेम जीतना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो हारुकी के पास बचे हुए कपड़ा था, लंगोट था, वो भी हार जाता है। फिर हम सीधे डेमन कैसल का सीन देखते हैं। वो सब बात कर रहे हैं कि वो ट्री विलेज को एंशिएंट ड्रैगन हाकुरेन ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि पूरी एक कंट्री पे कब्जा कर सकते हैं। डीमन लॉर्ड तो किसी और बात को लेकर परेशान थे। वो सोच रहे थे कि आज उनकी बेटी ने उनको एक ही बार गुड मॉर्निंग का। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और जनरल ने रिजाइन कर दिया है। फिर हम विलेज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं हाकुरेन यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसने विलेज में थोड़ी और दिन रहने का फैसला करा होता है। फिर हमें हाकुरेन के थोड़े पुराने काम के बारे में बताया जाता है कि हाकुरेन काम तो अच्छा कर लेती है, बस वो काम करने से आलस करती है, इसलिए वो कुछ आराम सा काम ढूंढती है। तो उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और ये काम वो काफ़ी अच्छे से कर रही थी, उसे ये करना पसंद था। फिर हम देखते हैं कि कुछ सपेरी लड़कियां बहुत सारा कीमती सा सामान लेकर आई हुई थी। वो लोग हारुकी से हेल्प मांगने आए हुए थे क्योंकि उन पे भेड़ियों के झुंड ने एक अटैक कर दिया था, उनका पूरा घर तबाह कर दिया और वो हारुकी के भेड़िए ही थे। हारुकी ने उन जेम्स के बदले उनसे सॉरी बोला और ऊपर पहनने के लिए कपड़े दिए और फ्रूट्स दिए और अब से ये लोग विलेज में ही रहेंगे और ये लोग का काम है सामान इधर से उधर करना। और इनके आने के बाद से जो बिजनेस था वो बहुत ही अच्छे से और फास्ट चल रहा था। फिर हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लड़कियाँ डीमन लॉर्ड की बेटी को भड़का रही थी कि वहाँ पे विलेज में वो हुआ, ये सब हुआ, वहाँ पे ये सब चल रहा है। मतलब यही सब बता रही थी, कुछ भी सीधा मतलब ये है कि वो लोग डीमन लॉर्ड की बेटी को भड़का रहे थे ट्री विलेज के खिलाफ। प्रिंसेस ने फैसला कर लिया था कि वो द ग्रेट ट्री विलेज पे अटैक करेगी। ये सारी बात विसल ने फ्लोरेन को बताई थी कि ये विलेज इतना ज़्यादा ताकतवर है, इस पर अटैक करेंगे तो हम ही लोग हारेंगे। थोड़ी टाइम बाद फ्लोरेन को भी पता चल जाता है कि ये सारा काम किसने करवाया है। हाँ, यही 3 लड़कियां हरामी है, बहुत बड़ी, इन्होंने करवाया है ये सब। फ्लोरेन ने डीमन लॉर्ड से बात कर ये सब चीज़ें को टालने की कोशिश करी, बल्कि डीमन लॉर्ड कहता है मुझे कोई भी मतलब नहीं ये सब बातों से। फ्लोरेन अपने फादर से बोलती है क्या आप डीमन लॉर्ड से मेरी तरफ से बात कर सकते हो क्या, लेकिन वेसल उसको समझाता है उसके ऐसा करने से बात और भी आगे बढ़ सकती है। डीमन किंगडम के लोग उसे अपना दुश्मन भी समझ सकते हैं। वेसल एक बढ़िया जवाब देता है। वो बोलता है उनके प्लान को हम पूरा ही नहीं होने देंगे। फिर हमें डीमन लॉर्ड की बेटी का सीन दिखाया जाता है। वो कल 300 लोगों के साथ वहाँ पे अटैक करने वाली है। वेसल कहता है तुम वहीं के लोगों से हेल्प ले सकती हो, ज्यादा बात को बड़ा ना करते हुए तुम उनको वहाँ से डरा के भगा दो। अगर वो 300 लोग वहाँ पहुँच गए तो ये लोग डीमन किंगडम पे तबाही मचा देंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो 300 लोग थे आर्मर पहन के, वो लोग यहाँ पर आ गए थे।
हाकुरेन ने इन सपेरों को भेजा था तो सपेरों को देख के ये लोग डर गए और वो लोग भाग गए यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि हाकुरेन ने वो तीनों लड़कियों को और प्रिंसेस को विलेज के अंदर लेके आ गई थी। हारुकी ने फ्लोरेन से पूछा कि ये तीनों कौन है। हाकुरेन बताती है कि ये मेरे फादर के अंडर काम करते थे। इन तीनों ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तो इनको पनिशमेंट के लिए यहाँ पे लाए हैं। उसके बाद फ्लोरेन प्रिंसेस के बारे में बताती है कि इसका नाम यूरी है और ये यहाँ पे हमारा काम देखने आई है। हारुकी फ्लोरेन पर भरोसा करके वहाँ से चले जाता है। फ्लोरेन इनको धमकी देते हुए बोलती है कि इनको यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। अगर तुम लोग ठीक से काम करोगे तो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। यही सेम बात वो प्रिंसेस को भी कह रही थी और प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है। उसके बाद फ्लोरेन उनको विलेज दिखाती है और प्रिंसेस को भी ये विलेज काफ़ी पसंद आ रहा था। ये तीनों लड़कियां बाज नहीं आती। ये लोग रात में भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन हारुकी के वुल्फ से आज तक कोई बच पाया है क्या? रात में तो इनका प्लान कैंसिल होगा, बाकी ये दिन में आई तो दिन में हमारा मक्कड़ बादशाह मिल गया इनको, उससे भी बेहोश होगा ये लोग देख के। अब रात दिन तो खत्म हो गया था तो अब इनको मजबूरी में विलेज में काम करवाना ही पड़ता है। प्रिंसेस को पछतावा होने लगता है कि वो लोग यहाँ पे वॉर करने वाली थी, पर ये जितनी बातें हुई तो उसमें वो गलत फ्लोरेन को ही ठहरा रही थी क्योंकि वो यहाँ पे बिना बोले आई थी। फ्लोरेन और प्रिंसेस बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। फ्लोरेन प्रिंसेस से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ़ करना, अब से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ ये तीनों लड़कियों को भी यहाँ पे रहने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हारुकी ने देखा कि उसके विलेज के कुछ नए लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है। तभी एकदम से हारुकी नोटिस करता है कि लू की हाइट थोड़ी छोटी लग रही थी। लू कहती है शायद से उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोलती है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। प्रिंसेस भी खेत में काम करने की जिद कर रही थी, लेकिन वो तीन लड़कियां क्वीन को मना कर रही थी कि आप ऐसे छोटे मोटे काम यहाँ पे नहीं कर सकते और ये भी आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे और ऐसा काम प्रिंसेस पे शोभा नहीं देता। प्रिंसेस बोलती है क्या हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं था? फ्लोरेन थोड़ा गुस्से से उन तीनों को देखने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं जो प्रिंसेस और उसके साथ बच्चे थे सब लोग फार्मिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ में आने लगा कि फार्मिंग का काम कितना मज़ेदार होता है, लेकिन अब प्रिंसेस को यहाँ से जाना होगा। फ्लोरेन उन बच्चों से कहती है कि वो वहाँ पे वापस मिलने उनसे ज़रूर आएगी। बीस्ट गर्ल उसको एक छोटा सा गिफ्ट दे देती है जिसके अंदर कुकीज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं वो तीनों प्रिंसेस के साथ नहीं जा रही थी। वो कहती है कि अभी हमारी सज़ा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। फिर हम देखते हैं विसल प्रिंसेस को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी हम डीमन लॉर्ड का सीन देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान है। वो सोच रहे थे उनकी बेटी जब से उस विलेज से आई है वो उनसे ठीक से बात नहीं कर रही। वो सोचने लगते हैं कि उनकी बेटी को कोई पसंद आ गया है। डीमन लॉर्ड ने तो उसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। वेसल कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अब समझदार हो गई है। फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे हारुकी का घर विलेज वगैरह दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे। मतलब अब सर्दियाँ आने वाली है, लेकिन इस बार फसल कुछ ज्यादा ही हो गया है। उनके पास स्टोर करने की कुछ जगह ही नहीं बची थी। एकदम से मून कहती है क्या वो थोड़ी सब्जी अपने घर पहुंचा सकती है? हारुकी कहता है हाँ ये काफी अच्छा आइडिया है। हाकुरेन भी कहती है क्या वो भी थोड़े वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपने घर पहुंचा सकती है? ये सब सुनकर हारुकी थोड़ा हैरान हो गया था। उसे लग रहा था वो दोनों ड्रैगन सगी भाई बहन है। फिर हमें पता चलता है कि उनमें चाचा और ताओ का रिश्ता था। हाकुरेन के मदर फादर भी एक जाने माने ड्रैगन है, बल्कि वो तो एक जगह के राजा हैं। फिर वो थोड़ी फ्रूट्स वगैरह अपने घर पहुंचा देती है और वो उसके बाद माइकल के वहाँ जाती है। माइकल से उसे पता चलता है कि माइकल के उधर किसी जीव ने अटैक कर दिया है। माइकल के कहने पे मून उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देती है। तो इसका मतलब हारुकी और सब लोग रात के डिनर में वही मॉन्स्टर को खाएंगे। हाकुरेन भी अपने गांव में कुछ क्रॉप्स लेके गई, लेकिन साथ में वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आई है और साथ ही ये लोग फायर मैजिक भी जानते हैं। और लिया बोलती है कि ये लोग भी मीट खाते हैं और इन सभी एल्फ के लीडर का नाम या है। अब या तो भाई मुझे समझ में नहीं रहा बोलूँ कि क्या बोलूँ इसको, चलो अब बोला जाएगा या। फिर या बोलते हैं कि पहाड़ों में खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था और हम लोगों को एक अच्छा सा विलेज भी ढूंढना था और हमें तुम्हारा विलेज बहुत अच्छा लगा और सुनने में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ से आ रही थी। वो बोलती है कि तुम्हें हमारे खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही शिकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। ये लोग तो मतलब कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे थे, बल्कि वो तो इस चक्कर में घायल होकर यहाँ पे पहुँची। हारुकी बोलता है अगर नहीं हो रहा है तो मत करो, रहने दो ये। फिर हम देखते हैं हारुकी पॉट बनाता है, बाकी उससे सारे पॉट टूट रहे थे क्योंकि वो गलत मिट्टी का इस्तेमाल करता है। यहाँ की मिट्टी पॉट बनाने के लिए ठीक नहीं थी। हारुकी को पॉट बनाने के लिए क्ले की ज़रूरत थी। या बोलती है कि क्ले की चिंता मत करो, वो मैं ले आऊँगी। मेरे लिए क्ले ढूंढना बाएं हाथ का खेल है क्योंकि मैं पहाड़ों पर रहा करती हूँ। फिर वो कुछ देरों में क्ले ढूंढ भी लेते और वो लोग बढ़िया सा पॉट भी बना देते हैं। कुछ देर बाद लिया हारुकी के पास आती है। वो बताती है कि उन्हें जंगल में एक गुफा मिली है
हारुकी उस गुफा की जांच पड़ताल के लिए कुछ लोगों को भेजता है वहाँ पर। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि हारुकी ने लड़कों के लिए अलग से बाथरूम बना लिया होता है जहाँ पे वो लड़कियों के साथ अनकंफर्टेबल रहता है। फिर हम हमारे देखते हैं सर्वे टीम आ जाती है जहाँ पे वो बहुत बड़ा स्नेक मिलता है उनको। वहाँ पे एक स्नेक मॉन्स्टर था और स्नेक मॉन्स्टर का मीट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और साथ ही बताती है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसे खाने से शरीर में मानो फुर्ती सी आ जाती है और बहुत सी ज़्यादा ताकत मिलती है उससे। हारुकी को समझ आ ही गया था कि वो बहुत बड़े खतरे में है। वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि अब सर्दी आ चुकी है, अब हम सर्दियों के बाद ये काम कर लेंगे। फिर हम देखते हैं सर्दियाँ वापस आ जाती है। उसके बाद हमें लू को दिखाया जाता है जो कुछ टाइम से बीमार थी। सभी लोग लू की फिक्र कर रहे थे। लू बोलती है कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन एकदम से ही सना बोलती है कि क्या तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है। लू बोलती है कि हाँ कर तो रहा है। सना बताती है कि ऐसा उनके विलेज में एक लड़की के साथ भी हुआ था और कुछ महीनों बाद उसे एक बेबी हुआ, तो इसका मतलब लू प्रेग्नेंट है। लेकिन ये हुआ कब ये सब कारनामा? लेकिन फिर भी जो लू के प्रेग्नेंट होने की बात फेमस हुई, मतलब जो चर्चा चल रही थी, तो उससे सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लू बताती है कि बेबी को हेल्दी रखने के लिए उसे सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत है, लेकिन हारुकी बताता है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। अगर वो सुबह जल्दी उठ जाएगा तो फिर मेड्स को भी उठना पड़ेगा, तो उनके लिए ही हारुकी थोड़ा देर तक सोता है। वैसे खेतों का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, बल्कि फसल का काम पहले से और बेहतर हो चुका है। मेड शिकायत करने आती है कि वापस से उस स्लाइम ने पूरा वाइन का बैरल पी लिया था और यही सब देखकर आन्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हारुकी आन्या को शांत करने लगता है और साथ ही बोलता है कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम शुरू हो चुका है। हमें बताया जाता है कि हारुकी लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये लोग साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, तो इसका मतलब खाना 3 टाइम पर खाया जाता है। पहली शिफ्ट में वो लोग बैठते हैं जो घर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, दूसरी शिफ्ट में बाकी सब लोग बैठते हैं और तीसरी शिफ्ट में जो लेट खाना खाते हैं वही लोग बैठते हैं। लेकिन हमारी ये ड्रैगन तो सबसे लेट में भी नहीं है, तो सिर्फ सोती रहती है। फिर किलर एंजल वहाँ की रिपोर्ट देना शुरू करती है। कल उनके विलेज में 3 रैबिट मॉन्स्टर आ रहे थे, लेकिन हमारे वुल्फ ने उन तीनों को मार गिराया। हारुकी बताता है कि किलर एंजल अपना काम ईमानदारी से करती है, पर इसके कुछ टाइम बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो समझो वो बिल्कुल स्विच ऑफ शट डाउन से हो जाती है। तो उनका सारा काम लिजर्ड मॉन्स्टर करा करते हैं। इनको ना चाहते हुए भी लिजर्ड मॉन्स्टर पे डिपेंड होना पड़ता है, वही इनका सारा काम करके देते हैं। हारुकी अपनी फसल पर नोटिस करता है कि उसकी फसल पे एक और कुछ काली काली सी चीज़ लग गई है। वैसे ये काली काली चीज़ नुकसान तो नहीं पहुंचाती, फिर भी हारुकी इसको हटा देता है। हारुकी का खेत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था और इसको संभालना ही मुश्किल है, लेकिन हारुकी को मोटिवेट करती है उसकी सब्जियां, उसकी फसल उसको बहुत मोटिवेट करती है। फिर हारुकी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पे लिजर्ड मॉन्स्टर आके बताता है कि गाय को एक बछड़ा हुआ है, अब हमें उसकी खुराक को बढ़ाना होगा। सना बोलती है कि स्टोरेज रूम बढ़ने वाला है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। हारुकी बोलता है कि हमें जो बचा हुआ जितना भी सामान है वो माइकल को बेच देना चाहिए। उसके बाद हारुकी वापस अपने काम में लग जाता है। वैसे अब विलेज में काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं, तो खेतों का काम काफ़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन पौधे बोने का काम आज भी हारुकी करता है और छोटे मोटे काम भी, जैसे बच्चों के खिलौने बनाना, फर्नीचर बनाना, टेबल कुर्सी, यही सब। मतलब हारुकी ऑलराउंडर है। कभी कभी वो मेड की ट्रेनिंग में भी उनकी हेल्प करता है। मेड्स हमेशा बैटल की ट्रेनिंग करा करती हैं, वो हर खतरे के लिए तैयार रहना चाहती है और साथ ही वो ऐसे खाती रही तो एक दिन बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और वो अपनी मेड वाली ड्रेस भी नहीं पहन पाएगी। आज हारुकी भी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है, लेकिन हम देखते हैं तलवार चलाने की कोशिश करता है, फिर उससे तलवार नहीं चल रही थी। फिर वो एक एल्फ आके उसको एक छोटा चाकू देती है। हारुकी ये चाकू को भी ट्राई करता है, बाकी ये चाकू भी उससे नहीं चल रहा था। उसके बाद हारुकी अपने ऑलमाइटी टूल के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ में आ जाता है और वो पूरे टारगेट को एक ही शॉट में ख़त्म कर देता है। ये एल्फ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, सोचती है कि उनका मेयर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी। आज के दिन मेड से एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी कि उससे खाना थोड़ा मीठा बन गया था। हारुकी से खाना खाया नहीं जा सकता, वो ऐसा बोल भी नहीं सकता। तभी फ्लोरेन वहाँ पे आती है। वो बोलती है कि प्रिंसेस ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। प्रिंसेस बोलती है कि उसको थोड़े एप्पल और मक्कड़ बादशाह के बना हुआ एक ड्रेस चाहिए था। हमारे मक्कड़ बादशाह ने उनके लिए एक ड्रेस बनाई थी जो कि उनको बहुत पसंद आई थी। हारुकी बोलता है कि हाँ ठीक है, ज़ोबुटोन को भी अच्छा लगा कि उनके लिए वो ड्रेस बनाएगा। फाइनली अब हारुकी को जन्नत नसीब हुई है, क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में अच्छे से नहा नहीं पाता, कंफर्टेबल नहीं रह पाता था। हारुकी नहाकर अपने रूम में जा रहा था, फिर उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जो कि वो एल्फ होती है, वो हारुकी की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहती हैं हमेशा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे हारुकी डॉल्फ से जाकर मिलता है। फिर हमें पता चलता है
है कि दिन हो या रात डॉल्फ्स हमेशा शराब बनाया करते हैं। वो तो हारुकी को अंगूरों की फसल को और बढ़ाने के लिए कह रहे थे। हारुकी सोचने लगता है कि आखिर ये होगा कैसे, लेकिन तभी हमारी सना वहाँ पे भागते हुए आती है। वो बताती है कि विलेज में कोई अनजान घुस आ गया है। हम देखते हैं एक बंदा भगवान की मूर्ति के सामने सर झुकाए हुए बैठा था। सब लोग इसे देखकर हैरान थे और सबसे ज़्यादा हैरान तो किलर एंजल थी, क्योंकि वो उनकी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी ये आदमी यहाँ पे आया कैसे। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद लू आती है और लू उस आदमी को पहचान जाती है। इसका नाम प्रोजेनेटर होता है और ये वैम्पायरों का पूर्वज होता है। वो यहाँ सिर्फ देखने आया था क्या लू सच में यहाँ पे प्रेग्नेंट है। प्रोजेनेटर बताता है कि ह्यूमंस की तरह वैम्पायर वो सब नहीं करा करते। प्रोजेनेटर हारुकी को उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि प्रोजेनेटर की एज 4000 साल है। वो अपने शरीर को जवान रखने के लिए वो अपनी मेमोरीज को डिलीट करा करते हैं, बस इम्पोर्टेंट मेमोरीज को छोड़कर। उसके बाद प्रोजेनेटर गॉड की बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ करने लगता है। प्रोजेनेटर कहता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मुलाकात गॉड से हुई थी, लेकिन प्रोजेनेटर को उनका फेस अच्छे से याद नहीं है। लेकिन वो बताता है कि वो बिल्कुल हूबहू हारुकी की मूर्तियाँ जैसे ही दिखती थी। हारुकी को इनडायरेक्टली पता चल गया था कि उसे गॉड की मूर्तियाँ चाहिए। हारुकी इन मूर्तियों को देने से तो मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नई मूर्ति बना सकता हूँ। हारुकी उसको एक मूर्ति बना के दे भी देता है और जाने से पहले वो हारुकी को थैंक यू बोलता है। और प्रोजेनेटर हारुकी से पूछता है कि मुझे जाने से पहले क्या कीमत देनी होगी इस मूर्ति की। हारुकी बोलता है कि गॉड कोई बिजनेस करने की चीज़ नहीं है। दूसरे लोगों से हमें पता चलता है कि प्रोजेनेटर एक बहुत खास इंसान है जो कि बहुत वीआईपी है। फिर हम देखते हैं प्रोजेनेटर एक मंदिर में आया है जहाँ पे उसको आए हुए करीब 50 साल हो गए हैं। 50 साल पहले आया था वो यहाँ पर। वो उस मूर्ति को उस मंदिर में ही छोड़ देता है। उस टेम्पल का पंडित भी उस मूर्ति की तारीफ करता है। वो बोलता है कि हमें इस मूर्ति के कारीगर का नाम इसके नीचे लिख देना चाहिए, लेकिन प्रोजेनेटर मना कर देता है कि वो भी उससे खुश नहीं होगा। प्रोजेनेटर भी हारुकी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। प्रोजेनेटर जानता था कि हारुकी को भी ये सब पसंद नहीं आता। प्रोजेनेटर बोलता है कि हमें इस मूर्ति के बारे में हर विलेज में बताना चाहिए और साथ ही ये भी जिसने इस मूर्ति को बनाया है उसकी इज्जत करी जाए, पूरी विलेज की भी इज्जत करी जाए। हम इधर देखते हैं लू पियानो बजा रही होती है और वही प्रोजेनेटर ने इसको पियानो दिया था और ये 3 लड़कियां भी यहाँ पे इसको देख रही होती है। लेकिन ये पियानो एक्सपेंसिव होने की वजह से ये लोग इसको बजा नहीं पाते हैं। इनको डर लगता है इनसे कहीं वो ख़राब ना हो जाए। वह रोते हुए हारुकी के पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि उसे एक पुराना पियानो चाहिए। हारुकी बोलता है पहले से हमारे पास एक पियानो है, तुम वो बजा सकती हो, पर वो लड़कियां मना कर देती हैं। हारुकी माइकल से बात करता है पियानो के लिए, तो वो एक सेकेंड हैंड पियानो पहुंचा देता है। उस पियानो को आने के बाद सभी लोग उसको बजाने लगते हैं। सबको सेम वही डर था जो दूसरों को है, तो सभी लोग ये पियानो पे अपना हाथ साफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज ये सब लोग खेत में ही काम कर रहे थे। बस कुछ देर में लंच का भी टाइम हो चुका था, तो ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं। लेकिन हारुकी अभी भी खेतों में ही काम कर रहा था। तो तभी वहाँ पे हम देखते हैं लू आ जाती है। वो बोलती है तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तो हारुकी बैठ भी जाता है थोड़ी देर के लिए लू के साथ। ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो लू ने हारुकी के गिलास में मैजिक से एक बर्फ दे दिया होता है, जिससे वो जूस पीने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ठंडा ठंडा लगता है। लू कहती है तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम भी काम करते करते बेहोश हो जाओगे। हारुकी लू से पूछता है कि तुम कैसी हो। लू बताती है कि मुझे तो कोई यहाँ पे काम करने ही नहीं देता। फिर इसके कुछ देर बाद हम सारी लड़कियों को लू के साथ देखते हैं, जो कि टिया उससे पूछते हैं कि तुम्हें चलने में परेशानी होती है। लू कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लू कहती है सब कुछ ठीक है, बस परेशानी एक बात से है कि वो वाइन नहीं पी पा रही। सब लोग हारुकी के पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि शराब बेच दी जाए। उनको बुरा लग रहा था कि वो लू के बिना शराब नहीं पी पाएंगे, लेकिन वो लोग अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं कि शराब को बेच दो, अगर शराब होगी नहीं तो वो पी भी नहीं पाएंगे। हारुकी कहता है आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बाद में तुम पछताओगे। शराब को बनने में बहुत मेहनत और टाइम कंज्यूम होता है। इससे अच्छा आइडिया हारुकी उनको देता है कि हमें वाइन को स्टोर कर लेना चाहिए। वैसे भी वाइन को जितने टाइम तक रखा जाए वो उतना ही टेस्टी होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे डॉल्फ बहुत परेशान था। वो हारुकी के पास आके बोलता है कि कुछ दिन से हम देख रहे हैं हमारी वाइन कोई नहीं पी रहा, क्या हमसे कुछ गलती हो गई है। हारुकी उनको सब कुछ सच सच बता देता है, तो वो बोलते हैं अब से हम भी वाइन स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद हारुकी लू के रूम में जाता है। लू अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। तभी हारुकी की नज़र वहाँ पे रखे हुए फूल के ऊपर पड़ती है। ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये फूल टिया और एल्फ ने मिलकर ढूंढा था और इससे ठंडी हवा आती है।
और यही सब बातें लू हारुकी को बता रही थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे एल्फ आती है जो कि लू के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी। ये कोई मामूली दवाइयाँ नहीं, बहुत मुश्किल से मिलने वाली बहुत रेयर दवाइयाँ हैं। फिर मून वहाँ आती है और वो भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। फिर इसके बाद लू को सभी लोग गिफ्ट देते हैं। फिर हम वहाँ पे देखते हैं हथौड़ा रखा हुआ जो शायद डॉल्फ ने ही दिया था। तभी अचानक से लू के पेट में दर्द होने लगता है। तुरंत कुछ ही देर बाद वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं काम के लिए। मेड बिस्तर लाई और पानी लाई। हारुकी रूम से बाहर चला गया था ये सब देखकर। पता नहीं हारुकी किस बात की टेंशन लेकर बैठा हुआ था। फिर वो वहाँ से उठ के चले जाता है उस पेड़ के नीचे जो उसका सबसे पहला घर हुआ करता था वहाँ पर। उसने जब शुरू करा था तो उसको अकेला रहने का मन था, बाकी उससे अकेला रहा नहीं गया तो उसके साथ बहुत सारे लोग मिले आकर। कुछ देर बाद सक्सेसफुली सारा काम हो जाता है और आप ये देख सकते हो क्या है। हारुकी सोच रहा था कि उसे सबके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि सभी ने उसके लिए बहुत कुछ करा है। फिर कुछ देर बाद हारुकी एक मीटिंग रखता है जहाँ पे सभी मेन लोग आए हुए होते हैं घर के। हारुकी उनको उनके नए विलेज के सिस्टम के बारे में बताता है कि वो करेंसी के रूप में इस कॉइन का यूज़ करेंगे। ये सब करेंसी से सामान खरीदा बेचा करेंगे। हारुकी बोलता है कि ये मेडल वो हर इंसान को देगा जिसने उस विलेज को बनाने में मदद करी है। तो मतलब हारुकी सबको 3-3 मेडल देगा इस चीज़ के। बहुत सारे लोगों ने इन करेंसी का यूज़ वाइन खरीदने में करा था और किलर एंजल ने बहुत सारी स्वॉर्ड्स खरीद ली। तो कुछ लोग उसे कमरे में सजा कर रख लेते थे। अब करेंसी तो हो गई है, बाकी अब करेंसी बनाने वाला भी तो होना चाहिए। तो हारुकी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो पत्थर से करेंसी बनाता था और वो साथ ही फर्नीचर ही बनाया करता था जो कि उससे करेंसी दे के बनाया जा रहा था। फिर हम रात का सीन देखते हैं विलेज में जहाँ पे सभी लोग पार्टी कर रहे थे। फिर डॉल्फ लू को वही हथौड़ा लाने के लिए कहते हैं जो कि उसने दिया था। तो बस बहुत हैप्पी तरीके से इसका सीज़न 1 ख़त्म होता है। इसका सीज़न 2 आ चुका है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।